हेलो, गुड आफ्ट- गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो हमें एसे का डिस्कशन करना है। ये एसे यूपीएससी मेंस 2025 का एसे नंबर 8वां था एंड आप लोगों ने एसे में प्रैक्टिस किया। सम ऑफ द एस्पायरेंट स्कोर्ड एक्सट्रीमली वेल। आई मीन कि दोज हु स्कोर्ड ओवर 50% जिनके भी 50% से ऊपर या उसके बराबर नंबर हैं, दे आर सो गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई वांट कि हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट्स उस 50% मार्क को क्रॉस करें। हमारा जो गोल है एसे में स्कोर करने का, वो यूपीएससी में 250 में 2 आपको एसे लिखने होंगे। आउट ऑफ दोज 2 एसेस आपको 140 से 150 या उसके ऊपर का स्कोर लेके चलना है, बट 140 हमारा बॉटम लाइन है। इन वर्स्ट केस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स जो आप एग्जाम हॉल में जाके करेंगे, तब भी 135 से कम नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम सिंगल ए से एक दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 40%, सॉरी 50% या अबव होने के लिए। इन वर्स्ट केस 62.5, नहीं नहीं 62.5, 125 नंबर का एक निबंध होता है। तो 62.5, जिसके भी 62.5 से अधिक हैं, दे आर गुड, वो आपके 50% होते हैं। लेकिन हमने क्या बोला? 135 बॉटम लाइन मिनिमम, 140 बल्कि बॉटम लाइन हम लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में आपके 70 होने चाहिए। समझ रहे हैं? 140 का मतलब है 70 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए सिंगल एसे में। और जिनके स्कोर गिर रहे हैं, मुझे अपने पहले सबसे पहले नाम बताइए। लास्ट एसे में किनके टॉप 3 में मार्क्स थे? नाम बताइए अपना। टॉप 3 में थे? नहीं नहीं, अभी जो जो अभी ना हो टॉप 3 में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लास्ट में ओके। जो लास्ट में लास्ट एसे में टॉप 3 में थे और अभी नहीं है। रहमती, तुम्हारे सामने दिया बत्ती करनी पड़ेगी तब बोलो क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे मार्क्स क्यों घटे? वो भी इस तरह से, रेडिकल तरीके से। एक बार आ गया ठीक है, एक हफ्ते के लिए फुर्सत है। ना तुमने मैसेज में एक बार पूछा सर हमारे इतने नंबर क्यों आए, क्यों कम आए, या हमने क्या गलती की, ना तुमने कुछ बताया। तुमको कंसर्न नहीं है? कम से कम 12 लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा। जिनके 51 आए, आपकी 48 है, उन्होंने भी पूछा। 5 5 मैसेज किए। अनामिका प्रेजेंट? अनामिका किसके ग्रुप में है? हमारे मैसेज डालिए इसको ओके। तुरंत। और अगर 1 मिनट में मैसेज नहीं देखती, कॉल कॉल करिए तुरंत। ओके। ओके। लास्ट लास्ट ऐसे में, अच्छा किसी भी ऐसे में जितने अब तक हुए हैं, उनमें कोई ऐसा है जिनके टॉप 3 स्कोर में थे, अब नहीं है? इसमें नहीं है? क्यों? कोई खास इसमें आपकी मतलब प्रयास है इसमें ऐसा करने के लिए? कितने आए आपकी बार? बताइए कितने आए आपकी बार? 54 तो बहुत कम है। मतलब अगर आपके टॉप 3 में नहीं होते और 65 के ऊपर होते, एक बार हम समझते चलो ठीक है भाई, कोई ज़्यादा अच्छा कर गया। क्यों इतना क्यों घट रहा है? आप सर कहिए ना आप। मैंने मतलब एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रेयर नहीं दिखा है और शायद डायमेंशन कम हुआ है। अगर आपको किसी को ये डिससेटिस्फैक्शन है कि हमारे स्कोर इन इन ऐसे से हमने कंपैरिजन किया और हमको लगता है कि हमारे स्कोर और ज़्यादा होने चाहिए, तो आप हमको कभी भी फ़ोन करके बता सकते हो। क्लास का वेट मत करिए, फ़ोन करके मैसेज करके जब भी कि आपको इस रीज़न से लगता है कि आपके नंबर और ज़्यादा होने चाहिए, हम दोबारा या तिबारा या चौथी बार पढ़ेंगे, और बढ़ सकते हैं तो बढ़ाएंगे, और घट सकता है तो घटाएंगे भी। आप कॉल करोगे तो हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। हम कॉल करेंगे तो हम कभी घटाएंगे नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसे सही से इवेल्युएट नहीं हुई, सही चेक नहीं हुई, आप हमको बताइए। हम्म? किसी को भी लगता है। हाँ रहमती, आपका एक्सप्लेनेशन हम सभी लोग सुनना चाहते हैं।
पिछला ऐसे आपका रिमार्केबली वेरी वेल था, अभी अभी ये डाउनफॉल क्यों आया? कितने नंबर है अभी? अपना ये जो ब्लूटूथ वगैरह लगा रखो निकाल के फेंको और तेज आवाज में बोलो, हर बार तुमको एक बार बोलना पड़ता है। हम्म अभी क्यों तेज आवाज हो गई? हर बार तुमको ये समझाना पड़ेगा? तुम्हें एक बार में पता नहीं चल गया कैसे क्लास में बात करनी है? हाँ, कितने हैं इस बार? सर 44 मतलब 48 है। 48 है, और लास्ट टाइम कितने थे? 67। इसलिए क्लास चलती है। अरे कभी 1 2 नंबर 3 नंबर कम हो जाते हैं, समझ में आता है कि हमने प्रयास किया, शायद कुछ गलती हो गई हो। क्यों ऐसा हुआ? सर शायद कल थोड़ी माइंड में डिस्टर्ब थे, डॉक्टर के यहाँ से आए थे तो टेस्ट लिखने के लिए बैठ रही थी। ये बात मैं वेरीफाई करूंगा, पेरेंट्स से बात करके चेक करूंगा कि बात सही है कि नहीं। ओके सर। श्योर? यस सर। ठीक। ड्रास्टिक रिडक्शन और किसके हैं? लास्ट एसेज में टॉप 5 में कोई है, 1 2 ऐसे में, और उसके नीचे हुए नंबर किस आप में से किन के 10 नंबर घटे हैं या उससे अधिक? पिछले निबंध से सर 10 मार्क्स का रिडक्शन है। पलक आपसे तो या स्पेशल केस है, आपसे तो बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। हाँ मुस्कान, तुम्हारे कितने नंबर थे पिछले ऐसे में? तो पिछले ऐसे से तो 1 नंबर ही कम आया है, उससे पहले वाले से 10 नंबर कम है। क्यों? आपके हाईएस्ट अब तक कितने आए हैं? 65 सर। 65। अब कितने आए हैं लास्ट 2 में? पहले वाले में 52 आए थे, अब 51 आए हैं। क्या तो तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता लगता है कि तुम सर। यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? अगर यही चला तो फिर कोई इसका मतलब थोड़ी है। फिर हमें कैसे पता कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो? एक बार नंबर बढ़ते हैं तो कभी घटने नहीं चाहिए, कभी घटे तो 1 2 नंबर घटे। कोई तुमसे आगे निकल जाए, ये बात समझ में आती है कि तुमको क्या पता दूसरा कैसे तैयारी कर रहा है। कल हमने 10 10 ना निबंध के टॉपिक शेयर किए हैं, नोटिस? यस सर। यस इसमें खास बात या कॉमन क्या है, या मतलब क्या है नोटिस करने वाली चीज? तुम्हें से किसी ने पढ़ा? यस सर। बाकी यस सर। पढ़ा है? मुस्कान पढ़ा है? यस सर। क्या टॉपिक है? ये कौन से वाले 10 टॉपिक आपने शेयर किए हम्म वो वाले हम्म टॉपिक पढ़े हैं, बट क्या टॉपिक है? 10 टॉपिक है ना सर। एक एक कोई देख एक कोई बताओ कौन सा है, किस तरह का है? उसमें से एक विचार वाला था जैसे मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सर, जैसे कि वो था, मतलब विचार जो हम विचार आते हैं वो आसान होते हैं, मतलब कोई भी विचार आ जाता है वो बहुत इजीली आ जाता है, इस बस? करके कुछ। चलिए एक कोई निबंध पढ़िए, खोल के पढ़ लीजिए। और सर मतलब ठहरो, किसी इस अरे रुको भाई। तो फर्स्ट वाला पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। कर्म ही प्राथमिकताओं की वास्तविक अभिव्यक्ति है, महात्मा गांधी। दूसरा पढ़िए। सफलता का मार्ग दृढ़ और व्यापक कार्रवाई करने से होकर जाता है। तीसरा पढ़िए। विचार आसान होते हैं, उनका क्रियान्वयन कठिन होता है। चौथा पढ़िए। जानना पर्याप्त नहीं है, हमें उसे लागू करना चाहिए। इच्छा होना पर्याप्त नहीं है, हमें करना अब चाहिए। बताओ इनमें कॉमन क्या है? कोई बताएगा इनमें कॉमन क्या है? यस मैम। बताइए।
सर मतलब किसी बात को बस सोचना, बस सोच के उसे छोड़ देना, वो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है, बल्कि सोच के उसका क्रियान्वयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि इन सारे निबंधों का एक ही उत्तर है 10 के 10 निबंधों का, तो गलत होगा? नो सर। नो सर। हाँ, इन 10 निबंधों का एक ही उत्तर होगा। तो बस हमें ये तैयार होना चाहिए, सिर्फ एक अच्छा मॉडल ऐसे आपका बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि आप अगर इनमें से कोई एक ऐसे आ जाए तो उसको आप एकदम बिल्कुल तोड़ दो। अब ये डिपेंड करेगा कि आप में से किसने कितने सिनॉप्सिस बनाई, हमको भेजी बिफोर सैटरडे की सुबह 10-11 बजे के पहले पहले जिसने इसने भेज दिया उसको तो हम देखेंगे कि हाँ आपने भेजा है। तो ये तुम्हारे अपने ना एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि तुम करते हो कि नहीं करते। मुस्कान, तुम्हारे नंबर ऊपर नीचे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बात ये है। जबकि मैं सीधी सीधी बात करूं तो तुम सबके पेरेंट्स की लाइफ 5 साल ज़्यादा हो जाएगी अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो। अगर उनको 90 जीना है तो 95 जिएंगे, 80 जीना तो 85 जिएंगे, अगर तुम में से किसी का एक का सिलेक्शन हो गया जिसके भी। अगर तुम लोग सच में अपने फैमिली को प्यार करते हो तो थोड़ा इस बात को ध्यान दो। मुस्कान, हाँ आपका कारण बाकी है। क्यों इतना इतना रिडक्शन क्यों है, गिरावट क्यों है? या वो तुक्के से आ गया था, ऐसा भी हो सकता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि तुमने कल्पना नहीं किया वो हो गया। जैसे प्रिया ने हमको साफ साफ तुरंत मैसेज करके बताया कि आई डोंट बिलीव कि मेरे नंबर है। अग्री भाई, तुमने तैयारी नहीं की, बाई चांस कुछ लिख गया, अच्छा मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, हम ध्यान देंगे। नहीं सर, मैंने मैंने तैयारी की थी, ऐसी एक बात मिनट, नहीं है, लेकिन मैंने तुमने हर बार तैयारी की अपना थी। मैसेज पढ़ो, जी सर। लाइन बाय वर्ड बाय वर्ड पढ़ो जो तुमने मैसेज किया हमको। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरे नंबर है क्या। है ना? तो वो ऐसा तभी होता है नॉर्मली जब हमने उतना एफर्ट नहीं किया वो हमको मिल जाए। हम मानते हैं तुमने मेहनत की होगी, लेकिन शायद तुम्हारी कल्पना में इतने नंबर की तुमने अभी मेहनत नहीं की है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हमको समझ आया कि आपको हम इससे ज़्यादा नंबर, और तुम इसका मतलब तुम्हारे 70 क्या 80 भी आ सकते हैं अगर तुम और मेहनत करो तो। अभी तो तुमने अपनी मेहनत पूरी की नहीं कि तुमको महसूस हो, कोई बात नहीं, इट्स गुड। हाँ, लेकिन जिनके गिर रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं? 10 मार्क्स का रिडक्शन और किसका है? पलक और मुस्कान, बस 2 ही लोग का है। आपके जो भी हाईएस्ट मार्क्स हैं ऐसे में अब तक, उसमें से 10 नंबर का अंतर और किसके हैं? 10 मार्क्स का रिडक्शन। तो तुम अपना क्लासिक केस एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हारे हर बार में एक ही कहानी है बस? बताइए। हर बार अस्पताल रीजन है, हम मान लेते हैं। नो सर, फिर थोड़ी सर तुमको ऐसे एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है। यस सर, यस सर। ये जो मैंने 10 लिख के भेजे ना, इसीलिए लिख के भेजे क्योंकि तब तक मैंने तुम सबके निबंध पढ़ लिए थे कि क्रियान्वयन में कमी है। अनामिका, जी सर। तुमको टाइम पता पता था ऐसे ऐसे क्लास का? यस सर। फिर लेट क्यों हुआ? 3:30 पीडीएफ बनाने में। अरे आज क्लास होनी है 1 बजे, तुमको पता था? हाँ सर, पता था। फिर क्यों नहीं प्रेजेंट हो? सर घर में थोड़ा सा कुछ काम जरूरी हो गया। सफिशियंट है तुम्हारे पास ये कारण? ये कारण पर्याप्त है? इनके फोन करने में तुम्हारा काम क्यों अब जरूरी नहीं है? जाओ अपना काम करो जाके, चलो निकलो क्लास से, फालतू की बकवास करते हैं, निकल, छोड़ो क्लास को, मुझे इस तरह के बहाने नहीं चाहिए किसी के। अनामिका, दिखाई दिखाई दे रही हो तो बताना, निकलो, तुम अपने काम करो जाके, मैं बात करूंगा तुम्हारे डैडी से, मम्मी से, सबसे। इनको क्या क्या काम पड़ते हैं, इनको ना दबा के काम लीजिए, मजदूर की तरह 12-12 घंटे काम लीजिए, इसी लायक हैं। क्या काम था?
क्या काम था बोलो। अभी लगाऊं डैडी फोन, बकवास करते हैं फालतू की। एक लोग हमको तुम्हारे पीछे लगा के छोड़ना पड़ेगा, वो अपनी क्लास छोड़ के तुमको फोन करें। कल तुम्हारी हमसे बात हुई ना, क्लास होगी, हम क्लास में बात करेंगे। तुमसे बात हुई या नहीं? हाँ सर। फिर तुमको फर्क पड़ता है कोई क्लास होनी नहीं होनी? तुम्हारे अलावा 3 और लोगों ने मुझे 11 बजे पूछा कि सर क्लास नहीं करेंगे आज ऐसे की। क्योंकि उनको कंसर्न है, उनको टाइम जानना है। कोई मुझे फालतू कहानी मत बताया करो, ठीक है? इतने साल से जानते हो, इसके बाद भी इधर उधर की कहानियां सुनाते हो। तुम साफ साफ समझ लो, मेरे लिए बीमारी, गरीबी, भूकंप, बाढ़, सब कोई बहाने नहीं है। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम हॉल में बैठने के बाद यूपीएससी तुमसे कभी नहीं पूछेगा तुम्हारे पीछे कहानियां हैं क्या। तो हम क्या करेंगे जान के? ये सब तुम अपने स्टिक करो। अदर देन क्लास तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। क्लास में इस तरह के फालतू की बकवास मुझसे मत करो कोई। ऑन टाइम प्रेजेंट और दैट्स इट। और जो रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स दिखाओ। हाँ, नंबर और किसके 10 नंबर कम हुए हैं? देखो नाम तो मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने से खुद को रिकॉग्नाइज करो। तो मेरे यही थे। अंजनी मौर्य, तुम्हारे हाईएस्ट कितने गए? पिछली बार हर एक बार का 65 से ऊपर था, इस बार कम है। हम बात कर चुके हैं, बात करेंगे आपसे इस बारे में। देखो 10 नंबर आपके कम हुए चलेगा, 75 से 65 आ जाए हम कभी आपको नहीं टोकेंगे। मतलब आप डांट नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पता है 75 से 65 के बीच में मेंटेन रखना कठिन है। उसके नीचे अगर आपके हैं तो आप ना एफर्ट कम कर रहे हो। जिसके भी नंबर मान लो किसी के आ ही नहीं रहे हैं, जैसे मान लो रितेश का है, हमारे तो 65 का भी आया नहीं, हमारा तो इंप्रूवमेंट देख के हम खुश हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हम आप और इंप्रूवमेंट लाइए। आप पहले सीखिए कि इतने नंबर कैसे लाए जाएं। एक बार आप आपके आ गए ना, तो आप अपने निबंध को कम से कम 10-20 बार पढ़िए, ये समझने के लिए कि ऐसा आपने क्या लिखा कि आपके आपके इतने मार्क्स आ गए। ये समझने के लिए कि आपने ऐसा क्या लिखा कि आपके इतने मार्क्स आ गए, और फिर उस चीज को और सुधारिए दूसरे के ऐसे करके। हम टॉप 2 की कॉपी शेयर कर रहे हैं ना, टॉप 2 की कॉपी, ताकि तुम ये पढ़ो और देखो कि दूसरे ने तुमसे बेहतर क्या लिखा। अनामिका, अपना इंट्रोडक्शन पढ़िए। आपसे इसलिए शुरू कर रहे हैं बिकॉज आपका यही क्वेश्चन है हमसे। अनामिका का प्रश्न ये है कि उनका और जो उन्होंने रैंक 1 और रैंक 2 के ऐसे पढ़े, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, उनकी राइटिंग पर थोड़ी अच्छी है। यही मैसेज है अनामिका आपका? यस सर, राइटिंग अच्छी है और फिर जैसे डाटा दिया हुआ। थोड़ा बहुत। ओके हाँ, ओके, डाटा ज़्यादा नो दिया। प्रॉब्लम। तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? सर 48। 48, लेकिन 48 और 71 में बहुत डिफरेंस होता है। 23 मार्क्स, कम से कम 4 मेंस के आंसर लगते हैं 23 मार्क्स लेने में। तो ये तो बड़ा अंतर है। तो हम जरा ये हमारा अंतर अनामिका को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये अंतर सिर्फ अनामिका के लिए समझाने का नहीं है। तुम सब लोग समझो कि आखिर वो अंतर कहाँ है जिसकी वजह से ये नंबर आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है। ऑफकोर्स अनामिका को तो सीखना ही है, उसको भी 70 के पार जाना है कभी न कभी, तो उसको भी बिल्कुल सीखना है, तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी सब लोग भी सुनिए इस बात को कि किसी के नंबर ज़्यादा कम क्यों हैं। अगर आप में से जिसने कॉपी पढ़ी होगी उसको डिफरेंस पता होगा, जिसने नहीं पढ़ी अपना नाम मुझे अभी बता दो। आई विल से नथिंग। किसने किसने नहीं पढ़ी इन दोनों कॉपी? सर मैं जीना का नहीं पढ़ी हूँ। नहीं, जीनल की कॉपी तो है ही नहीं, प्रिया का पढ़ी हूँ। प्रिया की और भावना की कॉपी है। सेकेंड सॉरी, हाँ तो भावना से नहीं पढ़ी, प्रिया का पढ़ रही हूँ। ये भावना प्रेजेंट नहीं क्या? जीनल एक मैसेज को डालो भावना का। हाँ, एक मैसेज डालिए, बस व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, दैट्स इट। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा। दोनों की कॉपियां और किसने नहीं पढ़ी?
बाकी सबने पढ़ी, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़िए, अनामिका अपना इंट्रोडक्शन पढ़िए आप। जी सर। हम्म। तो जी नरवाना का इंटरनेट बंद है। ठीक। अनामिका शुरू हो जाओ। जी सर। मनुष्य ने हमेशा बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा रखी गई है। प्राचीन भारतीय फिर भी समय के साथ बेहतर की परिभाषा बदल गई है। प्राचीन भारतीय दर्शन में सर्वोच्च धन मन की शांति और अपने अपने यात्रा जो कुछ है उससे संतुष्टि को माना जाता था। वहीं आधुनिक उपभोक्तावादी समाज समृद्धि को धन संचय और भौतिक विलासिता के समान मानता है। विलासिता कृत्रिम गरीबी है। यह कथन संतोष प्राकृतिक धन है। इस विरोधाभास को उजागर करता है। संतोष से आंतरिक समृद्धि मिलता है, जबकि विलासिता की खोज अक्सर संदर्भ से परे खालीपन की भावना पैदा करती है। भारतीय संदर्भ में जहाँ आध्यात्मिक परंपराएं बढ़ती उपभोक्ता संस्कृति के साथ मौजूद है, यह विचार विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है। अवधारणाओं को समझना तथा संतोष भारतीय दर्शन विशेषकर योग और वेदांत में संतोष को स्वीकृति कृतज्ञ और संचय और संयम से उत्पन्न होने ओके वाला ओके, संतोष। वेट, ठीक है, गुड है ना, बढ़िया है, बुरा नहीं है, ठीक है। कहीं भी किसी को गुड मिला है रिटर्न में, इंट्रोडक्शन में, किसी के इंट्रोडक्शन में गुड बेटर बेस्ट टाइप की कुछ चीज़ें हैं, इनक्रेडिबल नाइस कुछ भी ऐसा? आप लोगों ने सबने अपने निबंध पढ़ लिए ना? अगर मैं बोलूं कि आपने कौन कौन से डायमेंशन कहाँ पे लिखे हैं तो ढूंढ लोगे ना तुरंत? ठीक, नहीं पढ़ा है तो उतनी देर में अपने अलर्ट रहो और मार करके रखो कि कहाँ पे कौन सा डायमेंशन है। किसी को इंट्रोडक्शन में गुड मिला? यस सर। पूजा पढ़िए। मानव जीवन यात्रा की संतोष। पूजा रुको, मैं एक मिनट बता, रुक जाओ भाई। हमारे दो इवेल्युएटर साथी कल शाम को हमारे पास बैठे थे और पूजा की कॉपी, आप में से ज़्यादातर की कॉपी सबने देखा। एक दो लोगों ने कहा पूजा का निबंध पढ़ गए कि इसकी बहुत जल्दी रैंक बनाने वाली है। पूजा, विल यू फेल अस? क्या तुम हम लोगों को फेल करोगे? सर खुद को सक्सेस करना है, ना कि आपको फेल करना है। तो फिर मतलब हम लोग जो राय रखते हैं इसको इसको तुमको सफल बनाना है ना? इनका निबंध भाई पढ़िए आप लोग इनसे लेके, ये इनका दूसरा निबंध है ना? सर तीसरा है, पहला दोबारा लिखने को बोलता गया था लेकिन अच्छा अच्छा रिवोल्यूशन हुआ था। अच्छा, तो ये तीसरा इनका ऐसे है और उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है। कितने मार्क्स हैं आपके? इसमें 56 है। 56 है। हाँ, लेकिन जो तुम्हारा वो है अप्रोच है, बस ये कि तुम्हारे में जैसे डायमेंशंस थोड़े कम हैं, थोड़े डीपर डेटा कम हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि बाकी लोग क्या करते हैं ना, अच्छे एग्जाम्पल सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं से कुछ भी करते हैं, सिनॉप्सिस में लिखते हैं। ये तुम करोगे तो तुम्हारा जो ऐसे का एक वो डायरेक्शन है ना, वो पता चलता है कि हाँ ये पोटेंशियल एस्पायरेंट है और इसको जो है एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा गहराई तक जाएगा। तो इसलिए एक दो एस्पायरेंट ने, मतलब एक एक इवेल्युएटर ने हमको बताया कि सर ये कॉपी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस कॉपी को आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं। मैंने कहा चलो हम देंगे भाई। सर आप अपना इंट्रोडक्शन पढ़िए। हाँ, सुनिए भाई सब लोग इनका इंट्रोडक्शन।
मनुष्य जीवन यात्रा और संतोष में विलासिता दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जहाँ संतोष मनुष्य की आंतरिक अवस्था को दिखाता है, वहीं विलासिता उसकी बाहरी सुख सुविधाओं को। हाँ संतोष वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थितियों एवं उपलब्धियों से संतुष्ट रहता है, हाँ जबकि विलासिता उसकी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लालसा से है। हाँ संतोष वह मानसिक स्थिति है जो बाहर जगत से परे तथा यह आत्म संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। वहीं विलासिता अपने वर्तमान स्थिति एवं वहीं विलासिता अपने वर्तमान स्थिति के उपलब्धियों एवं सुविधाओं से असंतुष्टि को दिखाते हैं। भारतीय दर्शन में संतुष्टि को सर्वोच्च मानवीय गुण माना गया है। देखो अब जैसे अनामिक रुको, जैसे अनामिका ने भी इसी तरह के लिखा है। अगर कॉन्सेप्ट सर्च करोगे तो 19-20 वाले कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अनामिका को जहाँ स्विच करना चाहिए था, जैसे ये स्विच कर रही है, स्विच का मतलब एक स्टेप आगे चलना, वहाँ अनामिका ने एक पैराग्राफ में जो एसेंस है वो रिपीट किया है। एसेंस रिपीट करने का मतलब शब्द रिपीट नहीं है, शब्दों में तो भाव अलग है, लेकिन शब्द तो थोड़े अलग हैं, लेकिन उनका जो भाव है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये जो स्विच है ना, ये लेना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कभी इंट्रोडक्शन में इनको तो नहीं, आई डोंट रिमेंबर कि पूजा को कभी बताया हो या कभी इनसे डिस्कशन हुआ हो, लेकिन ये स्विच इन्होंने अच्छा लिया है। अब जरा इसको आप सब लोग सुनिए, पहले से दूसरे में ये जंप कैसे कर रहे हैं। कनेक्टिंग लिंक में कोई शब्द इस्तेमाल नहीं है कि इसी तरह या इसके विपरीत, ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किए हुए बिना ये कैसे पैराग्राफ स्विच कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए और उचित है ये। हाँ कंटिन्यू। भारतीय दर्शन में संतुष्टि को सर्वोच्च मानवीय गुण माना गया है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में संतोष को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में तृष्णा और दुख का कारण माना गया है और संतोष को मुक्ति का मार्ग। व्यक्ति तृष्णावश सांसारिक दुखों और तनाव डिप्रेशन आदि का अनुभव करता है, वहीं संतोष से वह शांति पाता है। जैन दर्शन में भी अपरिग्रह सिद्धांत दिया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों के हिसाब से ही धन इकट्ठा करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन को एकत्र करना मानसिक तनाव पैदा करता है, जो हमारी वर्तमान सुख एवं शांति छीन लेता है। बस रुको, अब जैसे कि बौद्ध और जैन वाला एग्जाम्पल ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने यूज़ किया है, लेकिन वो जो यूज़ करने का ढंग है ना, वो तुम्हारा प्रभावशाली है। बिना बिना जैसे कहते हैं कि किसी अतिरिक्त शब्द के, बिना किसी अतिरिक्त वाक्यांश या वाक्य के अपनी बात को काफ़ी बंधे तरीके से इस तरह से रखना, इट इज़ गुड, है ना, ये ठीक है। इस चीज़ को आप लोग, अच्छा एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि ये जो निबंध में 2 शब्द यूज हुए ना, इनमें विरोधाभास है, और उस विरोधाभास को इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में दिखा दिया। उस विरोधाभास को इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में दिखा दिया। ये है वो प्रभाव। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस विरोधाभास को मेंटेन रखा है, ऐसा नहीं कि मेंटेन नहीं रखा, लेकिन जैसे उसकी अभिव्यक्ति है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, वो प्रभाव इनमें है। और किसी को लगता है कि रुको जरा, पहले जरा रैंक 1 की भी तो सुन लें। हाँ, तुम भी अपना जरा इंट्रो सुनाओ। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता। यह कथन जीवन के दो अलग अलग दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है, जिसका श्रेय यूनानी दार्शनिक सुकरात को जाता है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, वाक्य प्राकृतिक एवं सच्ची है। आपके पास जो है उसमें खुश रहते हैं, तब बाहर से किसी वस्तु को प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। संतुष्टि आंतरिक होती है, यह किसी बाहरी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं है। जिसके पास संतोष होता है वो कम संसाधनों में भी समृद्ध होता है, अपने स्वास्थ्य, परिवार और प्रकृति की स्फूर्ति तथा उसकी खूबसूरती में। जबकि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, जिसका अर्थ और अधिक पाने की चाह, यह कभी खत्म ना होने वाली लालसा है। जैसे आप कोई विलासिता की वस्तु प्राप्त करते हैं तो एक नई इच्छा जाग जाती है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो आपके पास नहीं है। ये तनाव एवं प्रतिस्पर्धा के ऊर्ध्व गिरता है। कंटिन्यू। जी, ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो अच्छा रुको, तुम्हारा ऐतिहासिक संदर्भ आ गया, ठीक है। तो हम लोग किसी डायमेंशन से आगे बढ़ें, इसके पहले आप में से किसी को लगता है कि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा था और उतना नोट नहीं किया गया? अंजलि बोलूं? हाँ प्लीज़। तो मतलब मेरा आंसर पूरा नहीं पता, बट मैंने इस बार थोड़ा अलग मतलब अलग करने का कोशिश किया था, तो सर मतलब मुझे बताइए। दैट
दैट इज नॉट अप्रिसिएटेड। सी आपकी वो जो कहानी है ना, क्या गोपाल, क्या नाम उसका, रामलाल। रामलाल, हाँ, वो दैट इज नॉट सो इंटरेस्टिंग। अगर वो इंटरेस्टिंग ज़्यादा हो सकता था अगर वो कोई रियल स्टोरी होती। मैं जानता हूँ ये एक तरीका है, कन्वर्सेशनल स्टाइल में पलक ने पूरे पूरे निबंध लिखे हैं ए टू जेड ऊपर से नीचे तक। अभी इनको एक में ठीक ठाक नंबर भी मिले थे उसमें। लेकिन वो अगर वो देखो, या तो आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत प्रभावी हो, मतलब जो विषय है वो टच करे जाके कि कोई उसे बार बार ध्यान दे। जैसे वो आजकल एक वो गाना आया है एक फिल्म का, तेरे इश्क में फिल्म का गाना है, जहाँ बजता है जाके हिट करता है। एम आई राइट? सुना है सबने? अंगारा अंगारा, सुना है नहीं सुना? तो जी सर। वो म्यूजिक में वो जान है कि जैसे आप समझिए कि इस समय क्या चल रहा था, इस समय चल रहा था अक्षय खन्ना का धुरंधर वाला सीन, शेरे बलोच वाला सीन, और ये गाना बीच में आया और इसने जैसे कहते हैं ना इंटरनेट में वायरलिटी शुरू कर दी, और फिर इसने ये जाके इंटरनेट में भर गया। हर कोई इसी गाने को बैकग्राउंड यूज़ करता है। तो या तो आपके निबंध के इंट्रोडक्शन में या किसी पार्ट में वो फील हो, वो टच हो, फीलिंग अगर वो पैदा करे, नहीं तो फिर कहानी सच्ची हो। देखो, ट्रुथ में अपने आप में दम होता है। अगर सच्ची कहानी है तो उसमें उसमें एक भार अलग होता है। नाउ आप कह सकते हैं ये कहानी भी सच्ची है, नहीं, सच्ची कहानी को भी थोड़ा सा पॉपुलर होना ज़रूरी है। तो जब आप कोई इस तरह की स्टोरी लिखें और वो थोड़ी पॉपुलर हो तो उसका एक अलग महत्व होता है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा है, हमें हमें हल्का सा ध्यान भी है कि आपने कन्वर्सेशन मेंटेन किया है, लेकिन उसका जो एसेंस हमें उतना टच ही नहीं लगा। बट स्टिल आप पढ़िए ताकि बाकी लोग अपनी राय दे सकें। हाँ, रामलाल महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव का किसान है जो पूरे दिन खेतों में काम करता है और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता है। उसकी कमाई कम है परंतु वो अपने आजीविका और सामुदायिक संबंधों में संतुष्ट है। वहीं रमेश मुंबई का एक कॉर्पोरेट अधिकारी है जिसकी सैलरी रामलाल से लगभग 20 गुना है, परंतु वह प्रमोशन के लिए ओवर टाइम काम करता है, जिसके कारण वह न तो अपने परिवार को अधिक समय दे पाता है और न ही स्वास्थ्य का ध्यान रख पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा व जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कहानी दर्शाता है कि बेहतर जीवन के लिए केवल भौतिक धन से अब मैं जरा आपका थोड़ा ध्यान ले जाऊंगा। एक बार ठंडे दिमाग से आप सोचो, आज आप जाइए और आपका जो रामलाल है और आपका जो दूसरा कौन है मुंबई वाला, रमेश, तो रमेश और रामलाल में आप किसे ज़्यादा संतुष्ट पाएंगे, ज़रा बताइए सोच के। कोई 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 भी, हाँ, ऑफ कोर्स। भाई देखो, देखो एक बात, अब गरीबी को आप जस्टिफाई करने लगेंगे संतुष्टि में तो वो भी उचित नहीं है ना, क्योंकि गरीबी के साथ बेकारी, बीमारी, प्रकृति की हिंसा आपके ऊपर, अभाव, भूखमरी, ये सब भी तो जुड़ा है। वो कोई छोटी हिंसा है क्या? आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए। क्या आप किस, जैसे कई लोगों ने कहा इस तरह की कहानी अपने निबंध में लिखी है कई जगह, उनके नंबर आपको नहीं मिले हैं। आप पहले मूल से मत भटकिए। देखिए, संतोष प्रगति के विरुद्ध नहीं है, आप मूल भाव समझिए। संतोष प्रगति के, जैसे किसी ने, मुझे याद नहीं है, किसी ने इस विरोधाभास को दिखाया है, आई थिंक पूजा नहीं दिखाया, आई एम सॉरी, किसी और का हो सकता है, कि जिसने कहा कि मतलब ऐसा नहीं कि संतोष का मतलब है कि हाँ आप नवाचार ना करें और बस संतोष संतोष करें, ये कंक्लूजन। अच्छा, आप नहीं लिखा है? आपने भी लिखा है, हाँ। तो वो मूल भाव जरूरी है। तो जैसे इंट्रोडक्शन आपको उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, आप ये समझिए। आपके नंबर अगर फिर भी 50 के ऊपर हैं तो उसके पीछे कितने हैं? 58। तो उसके पीछे बाद का 54, तो उसके पीछे बाद का कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल है, कि बाद में जो आपने कॉन्टेक्स्ट को फिर से पकड़ने की कोशिश की है उसकी वजह से, जैसे आपने शायद यूएन की रिपोर्ट कहीं पे यूज किया है। हाँ, तो इन सारी चीजों के नंबर हैं फिर। ये रिपोर्ट, मतलब मैंने एक ही एंगल इसका ध्यान दिया, वो जो आप सेकंड वो गरीबी वाला बोल रहे हो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो मैंने ध्यान दिया। मतलब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम संतुष्टि के नाम पर कुछ भी तो नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, कि भाई
किसी भी हाल में सब संतुष्टि हो, नहीं। देखो हमेशा याद रखना कि जो मानव जीवन के मूल सिद्धांत है ना, वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो जैसे यहाँ पर वो संतुष्टि की जो बात है, सॉरी संतोष की जो बात है, वो संतोष ना तो नवाचार के विरुद्ध है, ना वो प्रगति के विरुद्ध है। आप लोग को मैं एक शॉर्ट कभी शेयर करूँगा, ये आपने देखा होगा कि एक यूट्यूब चैनल पे पंकज कपूर आए हैं। पंकज कपूर कौन है, जानते हैं कोई? एक तो तुम लोग का फिल्मी ज्ञान बहुत खराब है। ये शाहिद कपूर के डैडी हैं, देखे अभी हम। शाहिद कपूर के पापा हैं। शाहिद कपूर को तो जानते हैं ना? हाँ, तो उनसे जो है एंकर पूछता है कि ये जो संतुष्टि, ये जो ठहराव है, उसका कारण क्या है। तो उसने उस चीज़ को बताया है कि जब आप मान लीजिए श्रम करते हैं, काम करते हैं, तो आप पूरी ऊर्जा से करें, लेकिन जब आप रिलैक्स होकर बैठते हैं तो आप अभाव न चिल्लाएं, बहुत है ये भी महसूस करें। तो संतुष्टि कुछ इस तरह की चीज़ है। वो आपको ऐसा थोड़ी ना कि आप यूपीएससी में क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं, जहाँ है वहीं संतुष्ट रहिए, तो ये थोड़ी ना संतोष का मतलब होता है। हेलो, ये नहीं है संतोष का मतलब। संतोष आपको हार्डवर्क करने से नहीं रोकता। तो इस भाव को हमेशा याद रखिए, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन में इस तरह लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए 54 आई थिंक आपके वन ऑफ द लोएस्ट नंबर है क्या? तो इससे पहले भी कमाए 50 तक लोएस्ट है। ओके, बट इट इज वन ऑफ द लोएस्ट ना, आउट ऑफ 8 एसेस इट इज वन ऑफ द लोएस्ट। ज़्यादातर निबंधों में इससे ज़्यादा रहेंगे, इसी वजह से। चलो, और इंट्रोडक्शन में किसी से बात करनी है? हाँ बताइए। जब इच्छाएं शांत होती है तभी मन अपनी वास्तविक समृद्धि पहचानता है। मनुष्य की इच्छा से तात्पर्य है उसकी आंतरिक विचार शक्ति, सहनशीलता और अपनी इच्छाओं पर संयम, जो शांत और मर्यादित होने से मन सहज शांति का अनुभव करता है। चित्त शांत होने से आंतरिक चेतना एवं मनुष्य अपनी आंतरिक इच्छाओं को जान सकता है और खुद के लिए वास्तविक संपत्ति और उनका महत्व क्या है वह जान पाता है। गुड। वर्तमान उपभोग के दौर में अंतर्निहित इच्छाएं व्यक्ति की देखा देखी के बृहद पैमाने से देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति की इच्छाएं और अधिक प्रबल हो जाती है। अधिक इच्छा से व्यक्ति में मोह एवं अधिकता का भाव जागृत होता है, जो लोभ में परिवर्तित होता है और लोभ बढ़िया तर्कपूर्ण है। अंततः आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है, जो अत्यधिक विलासिता का परिणाम है। जैसे कि आग की खोज ने मनुष्य को आगे अनुसंधान करने की इच्छा जगाई और उसके बाद यातायात, संयंत्र, उपकरण और यह विलासिता का चक्र आज तक उसी गति से आगे बढ़ रहा है, जो कहीं न कहीं कृत्रिमता का एहसास कराता है। जो मन की वास्तविक समृद्धि है वो व्यक्ति की सादगी, संतुलितता और स्वतंत्रता से आती है, जिसे संतोष कहा जाता है। जो सुकरात के इस उद्धरण से सिद्ध होता है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम। मुझे लग रहा है कि जब तुम्हारे नंबर है तुमको क्लेम करना चाहिए। एक बार हमारा ऐसे सर, मुझे लग रहा है कि इस पार्ट में मैंने बोला नहीं कुछ, मुझे इसमें गुड चाहिए था सर। हाँ, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, इसमें हमें शायद मेरा मार्क्स बढ़ेगा इस पेपर में। आप मुझे बाद में याद दिलाइए तो निबंध हम आपको दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार तो पढ़ा है। वेट 2 बार तो हमने पढ़ा है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपका जब जैसे मुझे अब सुनाई दे रहा है ना, पढ़ते समय भी मैंने नोट किया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बट जैसे कि वो पेन को उतना कॉन्शियस नहीं हिट हुआ जिस तरह कि आपके पढ़ के समय। नो प्रॉब्लम, अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जो मेरा ये पर्सनली थॉट है, इसमें मैंने लिखा है ये लोभ, क्रोध और मोह वाला, ये आप इंटरनेट में भी देख लेना, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने जो अच्छा है। अभी आई एक्नॉलेज दैट, उसको हमने मतलब सहमति के साथ एक्नॉलेज किया कि जब हमने पढ़ा तो शायद वो भाव हम फील नहीं कर पाए, जबकि हमने 2 बार पढ़ा है। 2 बार सबके ऐसे पढ़े हैं। पहली बार पढ़ने में 5 मिनट लगता है सिर्फ, दूसरी बार पढ़ने में 15 मिनट लगता है, क्योंकि दूसरी बार हमको काटना होता है और सही करना होता है, इसलिए। ये बात बहुत गहन है, हमने हमारे फादर से सीखी है ये। यस, दैट्स ग्रेट। अच्छा है। ओके, डायमेंशन की ओर चलें या किसी का ये भावना आई क्या? हाँ, प्रेजेंट है। यस सर। आपको बुलाने के लिए हर बार 2 पहरेदार लगाने पड़ेंगे? सर बाहर से मैंने नोटिफिकेशन देखा ही नहीं। मतलब इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं?
नहीं सर, मेरी फिर गलती है, बट बात सर नहीं देखा। ये नेक्स्ट टाइम होगा कभी? डू यू हैव वैलिड नो रीजन? सर। क्या तुम्हारे पास वैलिड रीजन है? तो अपने कारण से खुश हो। मैं तुमको ये कारण बताऊं कि मैंने तुमको एग्जामिनेशन का पेपर इसलिए नहीं दिया कि मैं बाहर था, चलेगा? मैंने तुम्हें लवासना के गेट में इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि उस समय मैं सिगरेट पी रहा था बाहर, चलेगा? नहीं। नहीं तो मुझे चलेगा फालतू सर, की बट मुझे फालतू मुझे फाल मुझे फाल नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा। फालतू के उदाहरण कभी देना बंद करो सब। ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन टाइम। नोटिफिकेशन ऑन नहीं था, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। शुरुआत में अच्छा लगता है, जब आप एक बार समझ गए ना कि हमारे काम अनुशासन से होते हैं, तो बी प्रेजेंट ऑलवेज ऑन टाइम। कोई मुझे फालतू की कहानी मत सुनाई करो कोई, ठीक है? अब अपना इंट्रोडक्शन पढ़ो। ओके सर। यस सर। मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास मौजूद वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं की सीमा में निहित है। जो अपनी आवश्यकताओं तक संतुष्ट रहना जानता है, वह सीमित संसाधनों में भी संतुष्ट रहता है, जबकि जो विलासिता को जीवन का उद्देश्य बना लेता है, वह अपार संसाधनों के बावजूद अभाव का अनुभव करता है। सर आगे। हम्म। इस जीवन सत्य को अभिव्यक्त करता है ये कथन: संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम दरिद्रता। आज के उपभोक्तावादी और प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहाँ सुख को वस्तुओं, ब्रांड और प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है, ये विचार केवल नैतिक उद्देश्य नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों की व्याख्या करने वाला एक सिद्धांत है। संतोष वह आंतरिक संपत्ति है जो कम में भी देखिए एक अच्छे पूर्णता बेटा रुको को रुको रुको कराती रुको है, रुको क्योंकि भाई, अरे रुक भी जाओ। इच्छाओं को अनंत बनाकर अभाव का कान, अनंत दो दो बनाती कान हैं, सुनो। रुको। देखो एक अच्छे इंट्रोडक्शन में एक कंट्रोल कंट्रोल पानी पी लो थोड़ा सा, मैं बात कर रहा हूँ तब तक। एक अच्छे इंट्रोडक्शन में जैसे इन्होंने क्या किया, ये सेकंड पैराग्राफ में आते आते इन्होंने इंट्रोडक्शन को ये बता दिया कि विलासिता किन किन आयामों को हिट करता है। आप लोगों ने ये नोट किया? और इसके बाद इनका निबंध पूरा कनेक्टेड है इनका, जबकि पहला पैराग्राफ उतना स्ट्राइकिंग नहीं है। जैसे इनका अंजनी ने मान लो कन्वर्सेशन लिखने की, वार्तालाप लिखने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्राइकिंग इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाए। इनका भी पहला पैराग्राफ उतना स्ट्राइकिंग नहीं है, लेकिन जब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, इसके बाद जहाँ से इन्होंने विलासिता को विभिन्न आयामों से जोड़ लिया एक साथ, इसके बाद इनका निबंध में पूरी कॉन्टिन्यूटी है और एक प्रभाव है जिसको कि आप पढ़ेंगे तो आपको वो हिट करेगा। हाँ सर। इनके इनके आंकड़े सही हैं। हमारे एक इवेल्युएटर ने कहा सर एक बार देख लीजिए आंकड़े सही कि नहीं। हमने कहा आंकड़े अगर थोड़े बहुत गलत भी होंगे तो ऐसे में नंबर नहीं कटते, क्योंकि वो विचार सही है। जैसे मान लो अगर आप ये लिख दो कि पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी में 1.5 डिग्री टारगेट टेम्परेचर का टारगेट है, जबकि है 2 डिग्री, लेकिन इससे तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन इसका मतलब हवा हवा ही नहीं लिखना, क्योंकि वो मूल भाव को प्रभावित नहीं करता, मूल भाव को गलत सिद्ध नहीं करता, इस या मूल भाव के विपरीत उदाहरण नहीं है, इसलिए ऐसे में ऐसे जल्दी से नंबर नहीं कटते। तो हमने कहा नहीं, तब भी वो उतना वो नहीं है। फिर हमने कहा अच्छा एक काम करो आप चेक कर लो, तो उन्होंने चेक किए, इनके डेटा ज़्यादातर सही हैं। गुड। हाँ, अभी आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी कुछ भावना सर आगे। इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, हो गया? आगे करो सर। इंट्रोडक्शन अभी तुम्हारा बाकी सर है मैं या हो गया? पार्टी वॉइस में। अच्छा एक काम करो, तुम अपने हाँ काम सर, तुम अभी अपने काम फिनिश कर लो। एग्जाम्पल। तुम अपने काम फिनिश कर लो, जब तुम क्लास में बोलने लायक हो ना तो बोलना, इनको जरा होल्ड में रखने का। सर अभी एग्जाम्पल बाकी है, बोलूँ मैं? नहीं नहीं, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ सर। अच्छा ठीक है, बस वेट करो। जब कोई साइलेंट एरिया में आइए अपने घर में या कहीं भी, तब आप हमको नोटिफाई करिए अभी क्लास में, ठीक है? तब तक बाकी लोगों से बात करते हैं, आप सुनिए केवल दूसरों को। ओके। सो हम डायमेंशन पे चले या किसी को अपने इंट्रोडक्शन और बताना है हमें? सर रहमती एक बार पढ़। तुम्हारे इंट्रोडक्शन में कुछ है स्पेशल?
मुझे नहीं तो ध्यान मतलब क्या सुधार करना नहीं, ये पसंद बात नहीं, इस तरह करते हैं? हमको सबको इंट्रोडक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ये सही लॉजिक नहीं है। तुम्हारी कॉपी पे हमें कुछ स्ट्राइकिंग लगा नहीं, कहीं गुड लिखा है क्या? ये सर एक एग्जाम्पल की है। चलो वो एग्जाम्पल के जब डायमेंशन है तो बताना। चलो पहले डायमेंशन पे आते हैं। किसी नहीं सर, इंट्रो के बाद ही मैंने एग्जाम्पल डाली है। अच्छा चलो ठीक, बताओ बताओ। एग्जाम्पल ही पढ़ दो सर। नहीं नहीं, इंट्रो पढ़ लीजिए। जीवन में हर व्यक्ति अपने सुख और दुख की मतलब लालच में रहता है। संतोष और विलासिता दो ऐसे गुण हैं जो मानव जीवन की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। यह संतोष स्वाभाविक संपत्ति है जो व्यक्ति के मन से उत्पन्न होती है। यह एक आंतरिक गुण है जो बाहरी परिसंपत्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। इस तरह दूसरी और विलासिता कृत्रिम निर्धनता है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं और सुविधाओं की तलाश मतलब लालसा पैदा करती है, जो कि संतोष का अर्थ है अपनी वर्तमान स्थिति और संसाधनों से संतुष्ट रहना। यह आत्मसंतोष और मानसिक शांति का स्रोत है। उदाहरण के लिए किसान जो किसी अपनी सामान्य उपज से खुश है और जो जमीन उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, वो संतोष का अनुभव करता है। इस तरह उसे यह एहसास होता है कि उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त और उसे अतिरिक्त संसाधनों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत अगर किसान बाजार में नए उपकरण और महंगे बीज प्राप्ति आकर्षित हो जाते हैं तो हमेशा अधिक लाभ की लालसा में रहते हैं तो वो विलासिता में फंस जाता है। उसकी मनोदशा असंतुष्ट होते हैं और उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ओके फाइन। और हम किसी के डायमेंशन पे चलना चाहेंगे। डायमेंशन पे आप लोग नोट कर लीजिए कि किसके पास हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल या सोशियोलॉजिकल, मेनली ऐतिहासिक या दार्शनिक अगर किसी का डायमेंशन है इसके बाद, तो उनसे हम पहले बात करना चाहेंगे। किसका किसका है? पलक पलक पलक, हाँ पलक, तुम्हारे भी तो 10 नंबर कम है। जरा तुम्ही से पहले बात करते हैं। क्या लगता है भाई, कहाँ कहाँ गेम हो गया? सर आपने मुझे ये कहा था कि तुमसे तो मैं कॉल पे बात करूंगा, इसलिए मैं तो बोल रही थी। अच्छा कोई नहीं, तो कॉल पे बात करेंगे तुमसे। थोड़ा सा अपनी राय बताइए जरा क्लास में सबको, कहाँ गड़बड़ हो गया? सर मैं तैयारी तो मैंने अब की बार ना किसी का स्ट्रक्चर कॉपी करने का सोचा, मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना कि फ्लो नहीं है, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसकी वजह से शायद मैंने जो मेरा रियल जो मैं लिखती हूँ वो नहीं लिख पाई। मतलब हमारी राय मानने का जितना ये मतलब मैं खुद की दुष्परिणाम है? थिंकिंग से लिखती हूँ। मतलब हमारी राय सर मानने का मुझे वो दुष्परिणाम समझ है? नहीं आता क्योंकि आपने सर मतलब मैंने उस तरह कोशिश की, हाँ ये हो सकता है सर, क्योंकि मैं अपना रियल नहीं लिख पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं उसकी तरह लिख के देखूं, इस प्रकार किसकी उस तरह? प्रकार। अगर मैं अपने स्टाइल से लिखती तो शायद ना लिखती। किसकी तरह लिखने की कोशिश की? मतलब सर सर मैंने पैराग्राफ स्टार्ट करने की कोशिश की, मतलब पैराग्राफ मैं नहीं उनको होता, कठिन नहीं कर पा पैराग्राफ रही, होता है। मेरे को समझ में बोलो पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब सर पैराग्राफ बोलो पैराग्राफ। पैराग्राफ हाँ क्यों बोल रहे हो? पैरा बोलो, केवल पैरा बोलो। पैराग्राफ सर सर पैर बोलिए, पैर। ठहरो ठहरो ठहरो, हाँ पैर बोलो पहले तुम। पैर हाँ अब बोलो पैरा। पैरा पैराग्राफ। पैराग्राफ तुम आराम से प्रैक्टिस कर लो, 1 मिनट बात करते हैं तुमसे। कर लो कर लो, हम ऐसे नहीं आगे बढ़ेंगे तुम्हारे साथ। ये हमारे पास समीक्षा है क्या? समीक्षा आगे बोल दे हम क्लास रोक लेंगे उसकी। प्रिया बरा बोल दे हम क्लास रोक देंगे उसकी। ये सब नहीं चलेगा, हमको प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए। तो ये सब तुम अपने घर में बोलो, हमसे फ़ोन पे बोलो, चलेगा। क्लास में नहीं, क्लास में हमसे प्रोफेशनल टोन में चाहिए, जो तुम लवासनम बोल सको, जो तुम सर्विस पीरियड में बोल सको। हाँ जहाँ क्षेत्र में जाएंगे वो बात अलग है, जैसे तुम हरियाणा जाओगे तो तुम अपना बोलना लोकल, लेकिन तुम यूपी आ गई तो तुमको यूपी की हिंदी बोलनी थोड़ा साफ साफ पड़ेगी। नहीं वहाँ पे तुम अगर तुमने इस तरह से पैराग्राफ कहा तो लोग हंसेंगे पहले, तो तुम सोचोगे अभी मेरी बात क्या सुनेंगे जब इन्होंने पहले ही हंस दिया तो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो आप लोग पहले एक नॉर्मल हिंदी बोलना सब लोग सीखिए।
हाँ, बात करते हैं और किसका किसका डायमेंशन है, हिस्टोरिकल या फिलोसॉफिकल? जीनल। अपना सर पूजा अच्छा रुको भाई, हमारे पास टॉप 3 रैंक वाले पहले आ गए हैं। ये जीनल की रैंक 3 है, भावना की 2 है और प्रिया की 1 है। इसी क्रम में सुनते हैं। हाँ, जीनल। सर मैं जीनल। ओके। अधिक संपत्ति की लालच व्यक्ति की स्वतंत्रता को बांध के रखती है, जो व्यक्ति को सीमित बना देती है। हम दर्शन की ओर देखें तो बौद्ध धर्म ने तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया है। हिंदू धर्म में भी अपरिग्रह और संतोष को योग का अनिवार्य व्रत बताया है। यहाँ थोड़ा सा मुझे मुझे संदेह है कि अपरिग्रह किस धर्म में है? हमारे जैसे कि अधिक संग्रह अरे रुक जाओ है। भाई, रुक जाओ, सब लोग को समझने दो। हेलो, बताइए जरा, अपरिग्रह किस धर्म में आपने पढ़ा है? सर अजैन में पढ़ा। हिंदू धर्म में कहीं है? हो सकता है। मैं इस मामले में ईमानदारी से बताऊंगा तो हमको कभी नहीं मिला, बट अगर कहीं है, तुमको पता है, क्योंकि हम हिंदू धर्म सब जानते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कहीं हो तो तुम हमको जरूर बताइए, ठीक है? ओके, मतलब यहाँ पे मेरी हो सकती है मिस्टेक। हाँ, जैन धर्म जो है अपरिग्रह का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। जो 5 जैन बोझ है ना, ये बोझ को क्या बोलते हैं? शिक्षा। आप 5 जैन दर्शन समझ लीजिए, तो उसमें ये आता है। ओके, अब आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, आज के आधुनिकता भरे दौर में अच्छा, भी लेकिन एक बात सुनो मेरी बात। इस तरह की जैसे माइन्यूट गलती हो तो इसमें निबंध में नंबर नहीं कटते। ये माइन्यूट गलती है। अगर ये अर्थ का अनर्थ कर दें तो गड़बड़ होता है। जैसे मान लो उन्होंने हिंदू को जैन लिख दिया तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? लेकिन लेकिन अगर जैन में ये ना लिखें तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। चूंकि चूंकि क्या है, देखो, हिंदू धर्म थोड़ा, अगर ये इस्लाम में लिख दें तो गड़बड़ है, क्योंकि इस्लाम के सिद्धांत को इधर उधर नहीं कर सकता। हिंदू धर्म इस तरह का धर्म है जिसमें सिद्धांतों को समावेशन अलाउड है, लगभग लगभग, कि आप नए नए सिद्धांत उसमें जोड़ सकते हैं। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इस्लाम, इन सब में सिद्धांत इधर उधर नहीं किए जा सकते। जो उनके सिद्धांत हैं वो हैं, और जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको माइन्यूट गलती कहा। अगर आप कोई हिंदू धर्म का, लेट से कि कोई भी हिंदू धर्म का सिद्धांत, जैसे मूर्ति पूजा, इसको आप इस्लाम में रख दें तो ब्लंडर है वो, फिर तो वो नहीं अलाउड है। हाँ, आगे बढ़िए आप। आज के आधुनिकता भरे दौर में भी लद्दाख एवं भूटान उपरांत ऋषिकेश में बौद्ध एवं हिंदू धर्म के साधु अत्यंत सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं। जो विलासिता की क्षण भंगुरता एवं संतोष की उपस्थिति सदाकाल तक रहती है, यह ज्ञात कराते हैं। मनुष्य को किसी संपत्ति सृजन में लाभदायी नहीं है, परंतु आंतरिक अवसाद को दूर कर और वास्तविक शांति रूपी समृद्धि का अनुभव कराते हैं। बस ये मेरा उदाहरण नहीं लिखा, इतना लिखा है। उदाहरण नहीं लिखा हमने, एक दो जगह लिखा कि उदाहरण यहाँ क्यों नहीं है। शायद इस जगह ना हो, लेकिन एक दो जगह कहीं है। हाँ भाई, किसने उदाहरण लिखा इन दोनों में से, रैंक 1 रैंक 2 में? हाँ, अब आप अपना पूरा अपना डायमेंशन 1 पढ़िए। ये भावना 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 ये प्रिया के भावना से, क्योंकि इन लोगों में ना नंबर लगभग बराबर है, जब लगभग का मतलब 70-71, तो ऐसे में ना हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम दूसरे को फिर से पढ़ें। क्योंकि अगर भावना ने प्रिया की कॉपी पढ़ी, उसे ये लगा कि हमारा निबंध ज़्यादा अच्छा है, तो हमको फ़ोन करके कह सकती है कि मतलब एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है क्या। तो ये काम हम पहले से करके रखते हैं। इन दोनों को हमने ना बराबर पहले 2-2 3-3 बार पढ़ा, उसके बाद बराबर रख के पढ़ा बगल बगल कि अच्छा किन किन पैरामीटर में कहाँ है। तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि प्रिया के 1 नंबर इनसे ज़्यादा कैसे निकल गए। डिस्पाइट के ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, भावना के नंबर ज़्यादा होने चाहिए। अभी बात करेंगे हम इस बारे में भी, ताकि आप सब लोगों को ये तुलना पता रहे। हम तुलना को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ना कि दूसरे के घटाने के लिए। चलिए आप शुरू करिए। भावना जी, शुरू हो जाओ। यस सर। प्राचीन भारतीय समाज का आधार आवश्यकता अनुसार जीवन था। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के आधार पर संतुलित जीवन अपनाता था। उदाहरण के लिए राजा जनक के अपार वैभव के बावजूद
विदेह कहलाई, अर्थात भोगों से अनासक्त। इसी प्रकार मौर्य काल में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद विलासिता एवं हिंसा त्याग कर धर्म को अपनाया, जिससे शासन नैतिक एवं जन कल्याणकारी बना। ये दिखाता है कि संतोष सत्ता को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सर इसके बाद मेरा दार्शनिक स्टार्ट हो जाता अच्छा है। ठहरो, फिर रुको और इनका प्रिया आप पढ़ो। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो औपनिवेशिक काल में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश उपभोक्तावाद और विलासिता के विपरीत गांधी जी द्वारा चरखा से हेलो, एक बात नोट कर रहे हैं आप? देखो 3 लाइन में कितना जल्दी स्विच है। जरा आप 3 लाइन ऊपर जाओ, फिर से पढ़ो। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो औपनिवेशिक काल में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश उपभोक्तावाद और विलासिता के विपरीत गांधी जी द्वारा चरखा से सूत काटकर धोती पहनना, है ना? ये उनकी ये संतुष्टि कम शब्दों में एक घुमावदार मूवमेंट है जो कि अच्छा माना जाता है। कंटिन्यू। ये उनकी संतुष्टि और ब्रिटिशों के प्रति विरोध को अहिंसक रूप से दर्शाता है, जबकि लुई 14वें के शासन ये उदाहरण और किसी ने नहीं लिखा, ना इस स्तर का उदाहरण किसी ने लिखा। हाँ, लुई 14वें का उदाहरण पढ़िए। जबकि लुई 14वें के शासन में फ्रांस की कुल वार्षिक आय का 10% हिस्सा दरबार की शानो शौकत पर खर्च किया जाता, जिसने सामाजिक, आर्थिक और जन अशांति को प्रेरित किया। फलतः यह विलासिता, निरंकुशता और कई अन्य कारकों ने मिलकर फ्रांस की क्रांति का आप समझ रहे हैं कितना बढ़िया यूज है। इन्होंने एक बने बनाए उदाहरण में जाके अपना विलासिता फिट कर दिया है। ऐसा नहीं कि ये आप में से शायद ही कोई बच्चा हो जिसको ना पता हो। पूजा, तुमको पता था नहीं सब? अरे भाई, इलाहाबाद की मिट्टी में ये सब है। लुई 14वां और इन सब की, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, आपको पता रहा होगा और बाकी सबको पता रहा होगा। विश्व इतिहास तुम सबने पढ़ा है, सोशियोलॉजी में हमने पढ़ाया है कि कैसे महारानी कौन सी एंटोनियो थी, क्या थी वो, तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खाओ। हाँ, केक खाओ। तो वो विलासिता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, कंटिन्यू। अच्छा, अनामिका प्रेजेंट है आप? जी सर। अनामिका, आप अपना ऐतिहासिक पहलू पढ़ना चाहते हैं? सर ऐतिहासिक वाला नहीं लिख पाए। अच्छा, इन लोगों को उदाहरण देख के लग रहा है क्यों इनके नंबर ज़्यादा हैं? हाँ है ना? और सर। हमारे निबंध में थोड़ा सा अभी सुधार की ज़रूरत है। देखो कहाँ पे, जैसे आपने एक एक दो दो लाइन के पैराग्राफ बहुत लिखे हैं, जबकि 1 लाइन 2 लाइन के पैराग्राफ का उपयोग बहुत कम होता है। मतलब कभी भी आप देखोगे तो 1-2 लाइन वाले पैराग्राफ की ज़रूरत बहुत रेयरेस्ट ओकेजन में पड़ती है। हम जानते हैं कहाँ पड़ती है, लेकिन हम पॉइंट्स को पैराग्राफ नहीं कह सकते। फिर आपने क्या किया है ना कि आपने कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे पैराग्राफ हैं जो आपके पॉइंट फॉर्मेट में, बस वो एक पॉइंट है, उनको आपने एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश की है। गुड, मैं तुम्हारी सोच की तारीफ करता हूँ कि तुमने अपने बड़े पैराग्राफ को तोड़ने का एक तरीका ढूंढा। इट्स गुड, लेकिन हम अभी उसमें और सुधार करेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, पैराग्राफ और पॉइंट में अंतर क्या होता है। क्या अंतर होता है? कोई पॉइंट पैराग्राफ तब बनता है जब उसमें कॉन्टेक्स्ट जोड़ा जाए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब वो बैकग्राउंड, वो कहानी, वो दिशा, वो प्रभाव, वो चुनौती, वो तर्क। समझ में आया ना? जैसे इसने अभी, प्रिया ने देखो क्या किया, विलासिता बताने के लिए इसने औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश, गांधी और लुई, ये सब आ गए इतने में ही, और फ्रांस की क्रांति तक पहुंचा दिया, है ना? सोच मतलब बता रहे हैं ना कि सोच करना, ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मतलब कैसे क्या करना? क्या सोच बोल रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक इसने सोच किया, ये चीज नहीं समझ एक में आ मिनट, रही है। मैं तुम्हारा सोच वर्ड नहीं समझ पा रहा। हाँ, बोल रहे हैं ना स्विच, आप बोल रहे हैं अच्छा, ना कि स्विच का मतलब बेटा एक जगह से दूसरी जगह उछाल लगा देना, और ऐसी उछाल लगा देना जो कि पीछे से जुड़ा हो, है ना? तो जैसे इसने कैसे अपनी उछाल लगाई कि इसने पहले औद्योगिक क्रांति की बात की, औद्योगिक क्रांति से सिर्फ शब्दों के खेल से वो ब्रिटिश को यूज किया और उपभोक्तावाद को यूज किया, और उसके विपरीत गांधी जी को यूज किया, सिर्फ 2 लाइन में। ये बहुत प्रभाव पैदा करता है पढ़ने वाले को। और फिर मतलब विद इन 2 to 3 लाइन में ये लुई आ गई, फ्रांस की विलासिता और फ्रांस की क्रांति। यह अच्छा माना जाता है बेटा। ये लेखन जो है वो ऑथर लेवल का है। ऑथर मतलब जो लेखकों के स्तर का लेखन है, ये वैसा है।
इसने पिछली बार आग की खोज में यही काम किया, जबकि पिछली बार निबंध उतना अच्छा मतलब अच्छा रहा होगा, अब तो मुझे याद नहीं इसलिए मैं उसको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन मुझे आग का उदाहरण याद है, तो उसका उपयोग करना इसको नंबर दिला गया ज़्यादा। और ऐसे ना देखो होता क्या है कि मान लो इस उदाहरण के लिए अगर हमने लेट्स से 4-5 मार्क्स दे दिए हों, तो 4-5 ज़्यादा अंतर पैदा कर देगा ना। और जब कोई आप अलग सी बात लिखते हो ना, वो भी कम शब्दों में लिखते हो और ढंग से लिखते हो, और वो पॉइंट ना पैराग्राफ नजर आए या निबंध का भाव दे आपको, ना कि उत्तर लेखन का जीएस वाला मेंस वाला उत्तर लेखन, वैसा ना भाव दे, निबंध वाला भाव दे, तो वो लेखन हमेशा नंबर खींचता है। इनके इस कॉन्टेक्स्ट और इस उदाहरण के लिए इनको बहुत नंबर मिलेंगे एग्जाम में। हमने मान लो 4-5 दिए होंगे, एग्जाम में इनको कितने मिलेंगे हम ठीक से नहीं जानते, लेकिन अलग अलग इवेल्युएटर्स के द्वारा 5 से लेकर 25 नंबर तक का अंतर पैदा कर सकता है इस तरह का उदाहरण। जैसे सिनॉप्सिस के नंबर जुटते हैं क्या या नहीं? किसके? सिनॉप्सिस के नंबर जुटते हैं या नहीं नहीं, सिनॉप्सिस निबंध का पार्ट नहीं होता, सिनॉप्सिस रफ वर्क है, तैयारी जिसको बोलते हैं। सिनॉप्सिस का जो कोई नंबर नहीं होता, सिनॉप्सिस निबंध में आप यूपीएससी में निबंध में सिनॉप्सिस लिखोगे भी नहीं। कहाँ लिखोगे? अंतिम पेज में, जो रफ वर्क के लिए कागज होता है, हर कॉपी पे 2 पेज रफ वर्क के होते हैं, हर कॉपी पे जब आपको, तो वहां पे ये सिनॉप्सिस बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा कि आपने पूछ लिया, आपको नहीं पता तो चलो हम आगे चले ऐतिहासिक पहलू के बाद, या किसी और को ऐतिहासिक पहलू में कुछ और अपना बहुत अच्छा दिखाई दिया या गुड मिला हो। आप लोग प्रिया की ना इवेल्युएटेड कॉपी जरूर देखना, जिसको जिसको देखना हो। हम इवेल्युएटेड कॉपी नहीं शेयर करेंगे, वो प्रिया ही शेयर कर सकती है आप लोग व्यक्तिगत स्तर पर। इनको देखिए जरा, कितनी जगह गुड, नाइस, इनक्रेडिबल इस तरह से मिला है, और वो मैटर करता है। ठीक, हमारे एक इवेल्युएटर कह रहे थे सर आपके स्टूडेंट है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस साल सिलेक्शन ले लेगी। तो वो इनकी कॉपी वगैरह इनको पहले से, मतलब हमारे सारे इवेल्युएटर आप लोगों को उतना जानते हैं जितना हम जानते हैं, उससे थोड़ा कम मान लो लेकिन जानते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कमेंट वमेंट करने में, चाहे यूट्यूब में हो या कहीं भी, वो आपको वैसे भी हेल्प करते हैं जैसे वो आपको जानते हैं। यस, नोट किया आपने इस चीज़ को? कभी कभी तो मैं डर जाती हूँ कहीं यहाँ पे तो नहीं है। अरे हम तो क्लास में होते हैं, तो हम कैसे हो जाएंगे उस समय? तो उसका कारण है, उसका कारण है वो आप लोगों के कन्वर्सेशन जो हमारे साथ होते हैं वो उनको पता होते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कॉपीज़ वो आपकी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रिया पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इस साल सिलेक्शन ले सकती है। तो हमने कहा नहीं, अभी तो 20 की, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा मैंने, लेकिन ध्यान दीजिए इस लड़की में आक्रामकता है। जो इवेल्युएटर है मैडम है, उन्होंने कहा इस लड़की में आक्रामकता है, आप जितना कहते हैं उससे 4 कदम आगे करते हो, आप जब कुछ नहीं कहते तो ठंडे हो जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा धक्का दीजिए और इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए। तो वो हमने कई बार नोटिस किया है कि जब जब ये रिसर्च करती है, जब ये काम करती है, तो वो प्रभाव इसमें दिखाई देता है, और जब नहीं करती तो इसके नंबर कितने हैं, जब कम नंबर आए निबंध में। 49। हाँ, ऐसा होता है। 49 और 71 में कितने नंबर का अंतर होता है? 22। मतलब 4 मेंस को उत्तर लगेंगे 22 नंबर लेने के लिए। चलिए दार्शनिक पहलू पे बात करते हैं, आइए। संतुष्टि मन की एक अवस्था है जो आंतरिक शांति प्रदान करती है, जो मन की तृप्ति प्रदान करती है, जबकि विलासिता व्यक्ति को तनाव और मानसिक अशांति देती है। ऐसे में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि अपने समझिए, आप ये भाषा पे पकड़ होती है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप लोग नोट कर रहे हैं? हाँ, ये भाषा पे कंट्रोल होता है कि किस तरह से उसकी भाषा पे कमांड है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप कभी मुंह से बोल के देखिए किसी के सामने, अच्छा लगेगा। आगे बेटा। ये व्यक्ति को सिखाता है कि अपनी प्राप्ति में खुश रहना चाहिए। जैन और भगवान बुद्ध की शिक्षा भी यही सिखाती है। तप और भोग की अति का परिहार, अर्थात मध्यम मार्ग का पालन। इच्छा ही दुख का कारण है, जो विलासिता है, जिसकी निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया, जिससे व्यक्ति इच्छाओं को संतुष्ट करे। विलासिता की चाहत तो राजनीतिक है। ओके, अब देखिए ये बात तो सबको पता होगी ना, बुद्ध धर्म की मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं? ज्यादातर अभ्यर्थियों ने बुद्ध का नाम लिया है, और किसी किसी ने मतलब बताया कि हाँ ये मार्ग जो है वो संतोष की ओर, संतोष का भाव पैदा करता है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए,
आप अपने तथ्यों का यूज नहीं करेंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे? आप सब लोग थोड़ा सतर्क रहिए और एफर्ट दिखाइए, प्रयास दिखाइए अपना। अच्छे से प्रयास करिए। प्रयास गलत जाए कोई मैं बात नहीं। कुछ बोलूं? हाँ, हाँ। ये मध्य पारिवारिक तो सर इससे अगर हम लोग लास्ट में ना विलासिता की ज्यादा अति होनी चाहिए और सर नारी संतोष की तो ज्यादा बेहतर रहेगा और मैंने शायद ये लास्ट में किया। नहीं, ज़्यादा बेहतर आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसको यूज किया जा सकता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने इस वेपन को, इस हथियार को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आपने अभिव्यक्ति कैसे की है। ठीक है? देखो, मध्य मार्ग एक दर्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग उसके उपचार के तौर पर वो प्रचलित हैं, लेकिन आप उसको यूज कैसे करते हो, ये आप उसको ये बताएगा कि उचित है कि नहीं। ज़्यादा उचित में दिक्कत है। ज़्यादा उचित हम नहीं कह सकते, वो तो पता जिसके नंबर ज़्यादा है वही ज़्यादा उचित है। हम यहाँ नंबर गेम में हैं। और कोई दार्शनिक पहलू, कोई नया सा किसी ने लिखा हो? हाँ, भावना बताइए। सर पहले से रिलेट करूँ थोड़ा? कर दीजिए। ये दिखाता है कि संतोष सत्ता को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ऐसी मजबूती दार्शनिक दृष्टि से संतोष में देखने को मिलती है। संतोष मनुष्य की आंतरिक समृद्धि माना गया है। भारतीय दर्शन में सुख को बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन से जोड़ा गया है। गीता का स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो इच्छाओं के प्रवाह में बहता नहीं बल्कि विवेक से उन्हें नियंत्रित करता है। गुड। विलासिता इसके विपरीत दर्शन प्रस्तुत करती है, जहाँ सुख का स्रोत बाहरी धन, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा को मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए बुद्ध ने राजसी वैभव त्याग कर संतोष का मार्ग चुना, जबकि उस समय कई सम्राट विलासिता में डूबकर अशांत रहे। सुख हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये अरस्तु का कोट है। अरस्तु के अनुसार सुख बाहरी वस्तुओं, धन, पद, विलासिता से नहीं बल्कि मानव के चरित्र और विवेकपूर्ण जीवन से उत्पन्न होता है। अरस्तु मानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो जाता है। यही निर्भरता उसे भीतर से निर्धन बना देती है, भले ही वो बाहर से कितना समृद्ध क्यों न हो। उदाहरण, आज का समाज अधिक कमाने की दौड़ एवं उच्च स्तर बनाए रखने के दबाव के कारण लोगों को असंतोष एवं तनाव में धकेल रहा है। यही तनाव एवं सर इसके बाद मेरे इकोनॉमिक आ ओके, जाता है। फाइन फाइन फाइन। आपका इकोनॉमी और पर्यावरण वाला सबको सुनाएंगे, उस पे हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, तो करेंगे। और कोई दर्शन में? सर पलक पलक, हाँ बताइए। सर एक सेकेंड। दर्शन भी इस बात का समर्थन करता है कि संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, जैसे उपनिषदों में अपग्रह का सिद्धांत, जो कि यह अपग्रह समझाता मतलब? है कि परिग्रह शायद। अपग्रह मतलब सर ज्यादा संग्रह मत करो। अपरिग्रह यस सर। या अपव्यय? आप स्पष्ट हो जाइए, हम अपना नहीं थोपना चाहते। अपग्रह। अपग्रह तो हम, चलिए हम ढूंढेंगे, ऐसा कुछ और है तो हमें जानकारी नहीं अपग्रह क्या होता है। हाँ सर पढ़ूं? जो कि ये समझाता है कि ज्यादा संग्रह मत करो, क्योंकि संग्रह बढ़ेगा तो भय और तनाव भी बढ़ेगा। वही बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है, जिनमें से एक बताता है कि इच्छा दुख का मूल कारण है, इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित कर प्राकृतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही पश्चिम दर्शन का मानना है कि प्राकृतिक संपत्ति मानसिक स्वतंत्रता है, न कि उसके पास कितनी वस्तु विद्यमान है। लेकिन विलासता का तर्क है कि दर्शन कहता है कि जीवन को अपनी आवश्यकता एवं सुंदर जीवन के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। जैसे चारवाक दर्शन कहता है कि पियो चाहे ऋण लेकर पीना पड़े। नहीं, 3 लाइन पीछे जाओ फिर से। लेकिन विलासता का तर्क है कि दर्शन कहता है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं एवं सुंदर जीवन के लिए कुछ भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। जैसे चारवाक दर्शन का कथन है, घी पियो चाहे ऋण लेकर देखो, पीना पड़े। आपने मतलब जैसे कहने गलत यूज़ कर लिया। पहली बात तो ये कि वो उसकी स्पष्टता नहीं लाता कि आप कहना क्या चाह रहे हो। जैसे मान लो हम कोई गलत बात कहें और उसके समर्थन में
किसी ऋषि और महामुनि महापुरुष का नाम नहीं, इसका मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम इसको सही साबित करना चाहते हैं क्या? आपको हमारी बात समझ में आई? कि जैसे मान लो कहीं पे इसको और हम थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे मान लो कि किसी विद्वान ने कहीं कहा हो कि हाँ मौत से घूमना चाहिए चाहे चोरी करके, इसलिए मैंने किसी ने कार चोरी की और मौत से घूम रहा है, ये ऐसा बोलने जैसा है, तो उसका उपयोग गलत है ओके सर। है ना, उसका उपयोग गलत है। चलिए अगला, ये तो हमारे मूल हो गए। किसी ने सामाजिक पहलू लिखा तो है, कई लोगों ने सामाजिक पहलू लिखा है, जरा बताएंगे। अरे रुको, और लोगों को सुनते हैं, बाकी किसी ने नहीं बोलना यहाँ पे। एनीवन? आप लोगों में सारे अभ्यर्थी जिन लोगों ने सामाजिक पहलू लिखा है वो अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। सर मैं भावना। हाँ रुकिए, भावना, प्रिया, आप लोग रुकिए। तो मुझे सामाजिक पहले वाले एग्जाम्पल पे बोल देना है। आप आइए। पढ़िए, अपना सामाजिक पहलू पढ़िए। यस। तो संतोष स्वाभाविक संपत्ति है जबकि विलासिता कृति निर्भरता कथन न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी भली भांति लागू होता है, क्योंकि जब किसी समाज की संस्कृति विलासिता पूर्ण होती है तो उस समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती है, संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है और समाज में तनाव, ईर्ष्या और अपराध जैसी बुराइयां पनपने लगती हैं। जैसे कि वर्तमान में अब रुको, आराम से। संसाधनों का दोहन की बात फिर से पढ़ो, उस लाइन को मिलाकर, संसाधनों को दोहन वाली लाइन मिलाकर। सब लोग सुनिए, गैप दिखाई देगा आपको। हाँ, क्योंकि जब किसी समाज की संस्कृति विलासिता पूर्ण होती है तो उस समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती है, संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है, समाज में तनाव, ईर्ष्या और संसाधनों का दोहन होने से तनाव का क्या रिश्ता है? ये बीच में गैप है। और इसमें जो संसाधनों का दोहन है वो प्रकृति पर भार ज़्यादा डालता है, पर्यावरण पर ज़्यादा भार डालता है, आर्थिक संसाधनों पर। आपको उसकी व्याख्या करनी चाहिए थी। तनाव आपको लाना है तो पहले आप अपना ढूंढते कि आप इसको किस तरह से तनाव से लिंक करेंगे। मुझे कोई बताएगा तनाव से कैसे लिंक है? लिंक है, लेकिन कैसे? सर मैं ट्राई करूँ जीना? हाँ, जैसे कि अधिक संसाधनों के पीछे व्यक्ति अपनी वास्तविक सुख इच्छाओं को भूलकर कृत्रिम संपत्ति अर्जित करने में लग जाता है, जो तनाव का कारण बन सकता है। और इसके अलावा इनको जरा सुन लेते हैं, फिर और बात करते हैं इसमें। हाँ, आगे पढ़ूं? जैसे कि वर्तमान में बुरे चकाचौंध वाले विवाह विलासितापूर्ण समाज का बढ़िया उदाहरण पेश करते हैं। अच्छा रुको, हमको काम का मिल गया। ये हम कल सोच ही रहे थे कि आप लोगों से पूछेंगे। आप लोगों में से कितने लोग हैं, ये आप ही के निबंध की बात है, मुझे लगा था ये बाद में लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है, इसीलिए हम इस पर चुप थे कि हम इस पर बात करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि शादी विवाह में ये जो विलासितापूर्ण खर्च है गलत है? सर प्रिया। सर अनामिका। अच्छा ठीक है, मान लो तुम सिविल सर्वेंट हो गए, तो क्या तुम ये आज संकल्प करते हो, रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कि आप अपने विवाह में विलासितापूर्ण खर्च नहीं होने दोगे? नहीं सर यस। करते हो? सर बस ओके, सर आवश्यकता अनुसार करेंगे। ये नहीं, ये मुझे ये हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, ये नहीं चाहिए। देखो सर हाँ, मैं तो अपने घर पे कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन मेरे भैया बोलते हैं कि समाज में क्या करेंगे, समाज को तो दिखाना है ना। अच्छा रुको, अपनी बेटी को। मैं इस चीज़ को और स्पष्ट कर दूं। किसी भी हालत में, वो समाज की हालत हो या कहीं की भी हालत हो, आप अपनी वैवाहिक कार्यक्रमों, बर्थडे, इस तरह की किसी भी प्रोग्राम को ज़्यादा विलासितापूर्ण नहीं बनने देंगे। क्या आप इसका संकल्प लेते हैं? यस सर। आत्मनियंत्रण रखेंगे? क्या आप अपने आत्मनियंत्रण से अपने समाज को आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देंगे कि वो तो IAS होके भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, और तुम फटीचर होके, तुम लेखपाल होके जो है ये सब कर रहे हो? या मतलब
लोअर मिडिल क्लास या कम संपत्ति का होके, भाई एक बात समझिए, विलासिता का आप मतलब एक बार समझ लीजिए, आप सब अपने पेरेंट्स से प्यार करते होंगे और ये भी पता होगा कि उनको एक एक रुपए कितने मजबूरी में आते हैं, कितनी तकलीफ में आते हैं, उन्होंने फीस से बचा बचा, कपड़ों से बचा बचा, खाने से बचा बचा रखा होगा, और तुम आगे सिर्फ इसलिए खर्च खर्च कर देते हो कि लोग कहेंगे खाना बड़ा अच्छा था। अच्छा, इससे तुम्हें क्या मिल गया? सर फिर वो ये भी नहीं कहते कहना अच्छा था, वो कहेंगे कुछ गड़बड़ थी। हाँ, मैं कह चलो मान लेते हैं, कह दिया, लोगों ने व्यवस्था बड़े अच्छे थे, क्या मिल गया इसमें, ऐसा क्या है? तो मुझे आप लोग बताओ, क्या आप लोग अपने आसपास जो सामूहिक कार्यक्रम हैं जो तुम पर केंद्रित होंगे, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई बहनों पे तुम्हारा नियंत्रण शायद ना रहे, रहे तो अलग बात है, तो क्या जो तुम पर केंद्रित है उसमें आप विलासिता या अतिरिक्त जो ये अपव्यय है इसको कंट्रोल करेंगे? यस सर। यस सर। है ना? जरूरी है, जरूरी है। चलिए अंजन, मैं तो सोच रही हूँ मंडे में शादी करूंगी। चलिए ठीक है, अंजनी से बात करते हैं। हाँ अंजनी, आप आइए ज़रा, शादी विवाह विलासिता। जैसे कि हल्दी मेहंदी और संगीत के फंक्शनों में इतना भव्यतापूर्ण मनाना, महंगे कपड़े व ज्वेलरी पर भारी खर्च करना, महंगे कैटरिंग डेकोरेशन में परिवार बेहद खर्च करते हैं। इन सबके कारण एक मिडिल वर्ग परिवार पर भी ऐसे फंक्शन करने का दबाव पड़ता है, क्योंकि वह दूसरों की नकल करना चाहते हैं। समाज के लोग क्या कहेंगे के डर से वैसा करने के लिए विवश हो जाता है, जिसके कारण उस परिवार के वर्षों की जमा पूंजी खर्च हो जाती है तथा उसे कर्ज भी देना पड़ जाता है। इस प्रकार विलासिता से जुड़े समाज में असंतोष व तनाव जैसे स्थिति निर्धनता जन्म लेती है। वहीं इस संतोष आधारित समाज में साझेदारी व सहयोग जैसी भावना भी बनती है, जिसमें सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। संतोष रूपी समाज अनावश्यक सीमित आवश्यकता मैंने कहीं कमेंट में उदाहरण नहीं लिखे क्या? से लिखा है ना आपने, तो आपने बताया नहीं, यहाँ उदाहरण मिसिंग है। चलो उदाहरण वाला कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा? सर में भावना। भावना, आप ना अपना बैकग्राउंड पहले एक बार सेटल कर लो, है ना, फिर हम बात करते हैं। सर मैं पलक। पलक क्या उदाहरण? हाँ उदाहरण लिखा है, समाज पे लिखा है सर, उदाहरण भी है। हम लोग किस पहलू पे हैं, सामाजिक पे? यस चलिए सर। चलिए। सर एक सेकंड पढ़ती हूँ। समाज ने भी इस कथन का अर्थ स्पष्ट किया कि किस तरह आधुनिक युग में विलासिता का दायरा बढ़ा है, जैसे संतोष सामाजिक संबंधों में विश्वास, प्रेम, तनाव इत्यादि को बढ़ाती है। लेकिन इसका उदाहरण स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाजों की कम संसाधनों के बावजूद भी सामुदायिक भावना एवं साझे हितों के कारण खुश रहते हैं। वहीं उपभोगवाद से भरे महानगर, जिसमें लोग अधिक कमाते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया ने जिसने विलासिता को दौड़ में बदल दिया है। हम जीवन के उन क्षणों को दिखाना पसंद करते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जैसे महंगी गाड़ी, विदेशी यात्राएं, ब्रांडेड कपड़े इत्यादि। इन्हें देखकर दूसरे व्यक्ति द्वारा तुलना की जाती है और तुलना ही असंतोष को जन्म देती है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि हम अधूरे हैं। यही कृत्रिम गरीबी है। कृत्रिम गरीबी को बढ़ाने में उपभोक्तावाद का अहम रोल रहता है, अर्थात ऐसे विज्ञापन जो हमें सिखाते हैं कि अभी हम पूरे नहीं हैं, इस वस्तु को लेकर हम पूरे हो जाएंगे। बिना आवश्यकता के संग्रह करना कृत्रिम गरीबी है और आधुनिक युग के समाजशास्त्री वेबलन ने जिस दिखावटी उपभोग की बात की थी, अब वह सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुका गुड है। गुड गुड। उदाहरण सर एक तो ग्रामीण समाज का था। नहीं, ये उदाहरण नहीं होते, ये सब कॉन्टेक्स्ट है। उदाहरण या तो वास्तविक जीवन का होता है या आप अपने से क्रिएट करते हो, लेकिन वो मर्म होना चाहिए फिर, है ना? कोई और एग्जाम्पल कोई मुझे बता दे। तो मैंने पलक क्वेश्चन पे डाला। सर मैं हाँ, भावना, मैंने लिखा है। सर मुझे वेरी गुड भी मिला है। भावना से सुनते हैं फिर। संतोष समाज में समानता और न्यायपूर्ण जीवन को बढ़ावा देता है। जब लोग आवश्यकताओं तक सीमित रहते हैं तो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण संभव होता है।
इससे सामाजिक टकराव भी कम होता है। विलासिता सामाजिक असमानता को जन्म देती है। कुछ वर्गों का अत्यधिक उपभोग बहुसंख्यक वर्ग को वंचित कर देता है, जिससे वर्ग संघर्ष, अपराध एवं सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। अब तुम लोगों उदाहरण के लिए को सॉरी तुम लोगों को बाकी सबको ये वर्ग संघर्ष नहीं याद आया? ये हिंदी लिटरेचर इनका ऑप्शनल है, इनको पता है वर्ग संघर्ष क्या है। अगर इनको सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता तो ये वर्ग संघर्ष इनको वहाँ पे इन्होंने परिभाषित कर रखा होता, उसको बताते अच्छे से। तुम लोग और किसी को नहीं याद आया? इकोनॉमी में हमने नीड, वांट, डिमांड के सिद्धांत बताए हैं। आपने वांट और डिमांड उन सारी चीज़ों को यूज नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया है लेकिन ढंग से नहीं किया। चलिए खैर, भावना सुनते हैं। हाँ आगे, वर्ग संघर्ष है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में लग्जरी अपार्टमेंट एवं दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियों का साथ साथ अस्तित्व विलासिता एवं कृत्रिम निर्धनता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सर इसके बाद मेरा राजनीति का है। और कोई मुझे प्रभावशाली उदाहरण नहीं मिल रहा। हेलो एनीवन, जिसको भी लगता है कि आपने सामाजिक जीवन पर कोई प्रभावशाली उदाहरण डाला है, नहीं तो फिर हम प्रिया को बुलाते हैं, इनका उदाहरण आप सुनिए, फिर सब लोग जानते होंगे। बात यूज करने की है। चलो बताओ बच्चे। विलासिता की लालसा समाज को पीछे धकेलती है, जबकि संतोष लोगों के लिए उस व्यक्ति को प्रेरणास्पद बनाता है, साथ ही सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक सामाजिक कल्याणकारी कार्य है जिसमें भारतीय पार्श्व गायिका पलक मुछल भी शामिल है। देखिए एक और समझिए, लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है। जगह जगह भारतीय पार्श्व गायिका, मतलब ऐसे लिख रहे हैं जैसे दुनिया के किसी केंद्र में किसी को दे दिया जाए। अमेरिकन पढ़ेगा तो वो भी सोचेगा अच्छा भारतीय पार्श्व गायिका है, नहीं कोई कह सकते ना कौन है पलक मुछल। तो ये सब शैली होती है, आप लोग इन चीज़ों पे काम करिए। हाँ कंटिन्यू। इसमें भारतीय पार्श्व गायिका पलक मुछल भी शामिल है, जिन्होंने 3000 से अधिक हार्ट पेशेंट बच्चों के सफलतापूर्वक इलाज यानी कि ऑपरेशन करवाए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वे अपने कॉन्सर्ट और गानों से जो भी धन अर्जित करती है वो गरीब बच्चों के इलाज में खर्च करती है। यह कार्य उनकी संतुष्टि और उच्च विचार को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मेरा शिक्षा का पहलू यहाँ से शुरू। अच्छा रुकिए, आप ही से शुरू करेंगे। ये उदाहरण सबको पता था ना? यस तो लेकिन पता है प्रयास की कमी है, आप लोग ने एफर्ट नहीं कर रहे हो। एफर्ट नहीं करने के लिए हमने फोन पे 1-2 दिन पहले किसी को कुछ कहा? 3-4 दिन पहले? हाँ, थोड़ा सा सतर्क रहिए। नहीं, आप समझिए ना कि गुड और बेटर में जो अंतर होता है वही अंतर बेटर और बेस्ट में होता है। यूपीएससी उन 1000 बेस्ट लोगों को ढूंढ लेगी, इसलिए हमें गुड बन के नहीं रहना। चलिए, ये प्रिया से शैक्षणिक पढ़ते हैं, फिर भावना से आर्थिक और पर्यावरण दोनों एक साथ सुनेंगे। चलिए कंटिन्यू। शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो किसी व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार को आकार देता है। शिक्षा विलासिता और संतोष को संतुलित करता है। यह आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना देता है। यह व्यक्ति के सामने विलासिता जीवन का द्वार खोलता है, जिसमें व्यक्ति का निर्णय होता है कि वो अच्छा यानी कि कल्याणकारी तरीके से जीवन व्यतीत करे या झूठा दिखावा। शिक्षा लोगों का विलासिता का द्वार खोलता है। फिर से पढ़ो, तुम्हारी कॉपी भी दोबारा पढ़वाते हैं। हाँ, शिक्षा विलासिता और संतोष को संतुलित करती है। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा है वो पढ़ो। हमारे पास भी लिखा है ना। मैंने थोड़ा सा 2 लाइन ऊपर से पढ़ा था उस पर, अभी 2 लाइन नीचे से पढ़ा। तो ऊपर से पढ़ो ताकि सबको देखो, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप सब लोग समझिए कि छोटी छोटी गलतियां नुकसान कर सकती हैं। 1 नंबर 2 नंबर काटा जा सकता है इस चीज़ के लिए। फिर से पढ़िए। जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो किसी व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार को आकार देता है। शिक्षा विलासिता और संतोष संतुलित करता है। ये लिखा है, 1 मिनट यही लिखा है या वो जो पहले पढ़ा था वो लिखा है?
है। आप लोगों ने पहले कुछ और सुना है या हम ही ने बस सुना है? मिस्टेक हो गया, बोलने से लिखा तो यही था। अच्छा, जो बोल रही ये लिखा है, तब ठीक है, तब ठीक है, कंटिन्यू बच्चे। शिक्षा विलासिता और संतोष को संतुलित करती है। यह हम्म, आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना देती है। हम्म, यह व्यक्ति के सामने विलासितापूर्ण जीवन का द्वार खोलती है, जिसमें व्यक्ति का निर्णय होता है कि वो अच्छा कल्याणकारी तरीके से जीवन व्यतीत करे या झूठा दिखावा करे। परफेक्ट, एकदम सही है। आप ध्यान दीजिए कि स्लिप ऑफ टंग जो आपका है ना, अगर वो स्लिप ऑफ पेन हो जाए तो नुकसान हो सकता था। और हमने मल्टीपल रीडिंग करी है, इसलिए हमें अगर ऐसा मिला होता है ना, तो हम इस बात को यहाँ पे नोट कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा इसलिए मुझे लगा हो सकता है लिखा हो। हम तो हमेशा स्वीकार करते हैं कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, अभाव रह सकता है कुछ, तो इस तरह की गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे। और इन्होंने भी नहीं किया है, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इन्होंने कोई गलती नहीं की। इनकी कॉपी पे जो जो उचित है वही लिखा है, ऐसा हमारे अभ्यर्थी कंफर्म कर रहे हैं। अब इनको मौका देते हैं। अब इकोनॉमिक और पर्यावरण वाला डायमेंशन एक साथ पढ़ो, भावना, और सब लोग सुनिए जरा। यस सर। हम्म, सर सामाजिक के साथ जोड़ के बोलो एक बार हम्म, सर, कनेक्ट करके। हम्म, सामाजिक का उदाहरण था, आज का समाज अधिक कमाने की दौड़ एवं उच्च स्तर बनाए रखने के दबाव के कारण लोगों को असंतोष एवं तनाव में धकेल रहा है। यही तनाव एवं असंतोष अर्थव्यवस्था में भी देखा जा सकता है। हम्म, अर्थव्यवस्था में संतोष का संबंध सतत विकास से है। संतोष भरे उपभोग से बचत बढ़ती है, निवेश होता है एवं भविष्य सुरक्षित रहता है। कितनी लाइन हुई? विलासिता रुको रुको, कितनी लाइन हुई है? 4 या 5 लाइन हुई, लेकिन मैसेज आप समझिए, मैसेज आप समझिए, सिर्फ 4 लाइन में नहीं हुई ना, यस सर। मैसेज समझिए। लेकिन फिर से रिकैप करो जरा। यस सर। यही तनाव एवं असंतोष अर्थव्यवस्था में भी देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में संतोष का संबंध सतत विकास से है। वेरी गुड, संतोष भरे रूप से बचत बढ़ती है, निवेश होता है एवं भविष्य सुरक्षित रहता है। वेरी गुड। अब आप समझिए, इनके ये जो दो पहलू हैं, इकोनॉमी का और एनवायरनमेंट का, और ये प्रिया के 2-3 पहलू हैं। प्रिया की कॉपी में पता है क्या दिक्कत है? इन्होंने फोटो खींचने में शेडिंग को अवॉइड नहीं किया। जो कैमरे का शेड आ रहा है उस वजह से इनकी जो कॉपी है वो, मतलब जैसे कहते हैं क्रिस्टल वाइट नहीं दिखते। आप लोग पलक से देखिए कैसे स्कैन किया जाता है, एकदम साफ सफ़ेद होता है। हम लोग भी जब स्कैन करते हैं डॉक स्कैनर से, पेज को जितना साफ करना चाहेंगे बस सिलेक्ट करेंगे, साफ हो जाएगा। और भावना की कॉपी पे हर बार रेडिश और येलोइश जो इम्प्रिंट्स आते हैं, नहीं तो हम यहाँ दिखाते हैं, और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे हम दिखाते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें अपनी थोड़ा सा ठीक कर लो, डॉक स्कैनर से ये सब दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। थोड़ा सा उजाले में अपने फ़ोन के शैडो को हटाकर, जो उसकी फ्लैश लाइट है उसको यूज़ करके अगर आप इमेजेस लेंगे तो आप में ये बहुत अच्छा आएगा। आगे आगे आप कंटिन्यू करो। यस सर। विलासिता आधारित अर्थव्यवस्था दिखावटी विकास पैदा करती है, जिससे कर्ज, ईएमआई और उपभोग आधारित विकास व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों को असुरक्षित कर देता है। हम्म, उदाहरण के लिए, उपभोक्तावाद से प्रेरित मध्यम वर्ग अपनी जीवन शैली के लिए कर्ज में फंस जाता है। आय होते हुए भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहती, यही कृत्रिम निर्धनता है। वेरी गुड। संतोष समाज में, सर इसके बाद मेरा सामाजिक वाला है नहीं, जो मैंने बोल दिया। पर्यावरण अब आप पढ़ो अपना। ओके सर। सर हाँ, विलासिता का पर्यावरण नुकसान इसकी कृत्रिम दरिद्रता को उजागर करता है, जबकि संतुष्टि पारिस्थितिक संतुलन के अनुरूप है। विलासितापूर्ण सामान का उत्पादन कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए 2019 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विलासितापूर्ण ब्रांडों का संचालित फैशन उद्योग वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का 10% योगदान देता है। इसके विपरीत औसत साधारण जीवन शैली अपनाने वाले समुदायों का कार्बन फुटप्रिंट औसत अमेरिकी परिवार की तुलना में 80% कम है। इसी प्रकार संतोष टिकाऊ उपभोग को प्रोत्साहित करता है, जबकि विलासिता अनियंत्रित इच्छाओं को जन्म देती है। सर इसके बाद प्रशासनिक है।
प्रशासनिक हम सुनेंगे, प्रशासनिक कम लोगों ने लिखा है इसलिए। प्रिया आपने हैंड रेज किया, कोई पॉइंट है? जी हम्म मेरा भी है इन्वायरमेंट और ये इकोनॉमी का कंटिन्यू एक दूसरे से लिंक कंटिन्यू जी कंटिन्यू। विलासिता बाहरी भौतिक वस्तुओं को संदर्भित करती है जिसकी खरीद मानव को क्षणिक संतुष्टि प्रदान करती है तथा खर्च के चक्र में फंसा देती है तथा यह दिखावे के लिए हो सकती है। विलासिता की ये वस्तुएं और एवं जीवन न केवल उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाती है बल्कि आपके आज को व्यर्थ कर देती है और भविष्य की ओर आकर्षित करती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विलासिता की वस्तुएं जिन उद्योगों से निर्मित होती हैं वे वैश्विक CO2 का 10% योगदान देते हैं। हाँ, जबकि ये हमने कैलिको ये हमें याद आया, ये हमने याद आया, आपने लिखा है। आप समझिए ज़रा, ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, 2 विषय पैरेलल आ गए। हाँ, कंटिन्यू। जबकि कनाडा के अमीर ईसाई समुदाय अमेरिकी परिवारों की तुलना में उनका कार्बन फुटप्रिंट 80% कम है। अमीर समुदाय का सादगीपूर्ण जीवन यह विश्व को संदेश देता है कि संतुष्टि केवल महंगी विलासिता की वस्तुओं से ही नहीं प्राप्त होती बल्कि सादगी से भी प्राप्त होती है। उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर से CFC, वाहनों से CO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेंट से VOC एवं ये जल वायु और मृदा को दूषित करते हैं। हाँ, ये VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ना बहुत अच्छा है, ये जो तरीका है लिंक करने का, ये अच्छा तरीका है। आप लोग इनके कॉपी से ना ये वाला लिख कर अपने कहीं नोट्स में, अगर आप ऐसे के लिए कोई नोट्स बना रहे हैं या अपनी कॉपी पे पीछे 2-4 पेज नोट्स के लिए डेडिकेट कर दीजिए और इस तरह के उदाहरण लिख लीजिए। आपको बाद में याद नहीं आएंगे तैयारी करते समय। ये हम मतलब इस चीज़ के समर्थन में है कि आप सभी लोग इनकी कॉपी से इस तरह के कॉन्टेक्स्ट लिख लीजिए। अपने मित्रों से सीखना सबसे आसान तरीका होता है। तुम्हें सिखाने के लिए कोई कौटिल्य तो आएंगे नहीं, है ना? हमारे जैसे मामूली टीचर आएंगे और इनके जैसे मामूली स्टूडेंट, तो सब एक दूसरे से सीखो। कंटिन्यू। जलवायु परिवर्तन में भी भूमिका निभाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें 2100 तक 2100 ईस्वी तक ठीक है प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता स्तर यदि यही रहा तो 2 से 4 डिग्री तक की तापमान में वृद्धि होगी जो विलासिता का परिणाम हो सकता है। समझ रहे हैं? कनेक्ट बहुत अच्छा है, ये छोड़ नहीं रहे हैं। हर जगह विलासिता का परिणाम, ऐसा नहीं कि पर्यावरण पर चला जाए निबंध। इस चीज़ का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आप लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए। और ये कैसे आता है, आप ये भी तो पूछ सकते हैं ना, जैसे आप लोग भी पूछ सकते हैं कि कैसे आता है। हो सकता है ये प्रिया जो है 25-26 साल से निबंध लेखन कर रही हो, इसलिए इसका ये वाला निबंध आया है। तो ऐसा नहीं है। उसका एक कारण यह है कि प्रिया निबंध लेखन के पहले सिनॉप्सिस बना के पहले एक बार प्रैक्टिस करती है, इसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करती है। और ये भी मैं आपको बता दें, जो ये पहली बार प्रैक्टिस करती है ये अलग होता है निबंध, और ये जो लिखती है वो अलग होता है। इसीलिए हम लाइव लिखवाते हैं। हमें इस बात का थोड़ा संदेह हुआ कि ये ऐसा तो नहीं घर में लिख के बैठ जाते हो पहले से गूगल की हेल्प से, लेकिन हमारे कहने से पहले ही अपना निबंध भेज देती है, पहला वाला भी। जैसे इसने अभी ये निबंध आपके सामने पढ़ा, इसी निबंध को इसने और भी लिख रखा है एक बार पहले। कब? लेट से 4 घंटे पहले, 1 दिन पहले, और ये उसको भी हमको भेजती है। तो हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जो है कॉपी नहीं है, ये ईमानदारी से लिखा गया निबंध है। और इस चीज़ की आशंका को अगर हमें कभी ज़्यादा लगी तो हम पर्सन इन प्रेजेंट लिखाएंगे निबंध। पर्सन इन प्रेजेंट का मतलब है कि कैमरे सबके खुले हैं और हम आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों को देख रहे हैं कि आपकी आंखें कहाँ हैं, और कॉपी भी देख रहे हैं इस फॉर्मेट में। वो भी हम कराएंगे। नॉर्मली वो हम प्री क्वालिफाइड बच्चों से ही केवल कराते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तब हम पर्सन इन कैमरे पे ऐसे बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस निबंध लेखन करते हैं। हम अपना काम करते रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हो, हम आपको देखते रहते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि उसमें हमें समय देना पड़ता है। तो मतलब, लेकिन अभी मुझे डाउट नहीं है कि हाँ कोई कॉपी पेस्ट कहीं किया जा रहा है। अदरवाइज हम इस बात पे भी ध्यान दे देंगे, अभी दे देंगे। तो आप लोग समझिए बात को, देखिए कॉपी पब्लिक हमने किया ना, कॉपी हमने पब्लिक कर दिया ना। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले किसी का नाम नहीं लेंगे, वो किसी की कॉपी तब पब्लिक करते हैं जब उसका सिलेक्शन हो जाता है।
उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किसी ने अच्छी कॉपी लिखी है क्या। हमने पब्लिक कर दिया ताकि आप मिला लो किसी टॉपर से, रैंक 1 से जाओ मिला लो, 2024 का रैंक 1, 2023 का रैंक 1, 2022 का रैंक, जिनके निबंध में 150 नंबर आए उनसे मिलाओ। ऐसा नहीं कि इन अभ्यर्थियों में सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन तो सुधार की गुंजाइश उनमें भी है जिनकी रैंक 1 आई है या जिनको 150 नंबर मिले। सुधार की गुंजाइश सब में। ये बहुत अच्छे निबंध हैं, ये टॉप 1000 नहीं, टॉप 20 वाले निबंध हैं, सब्जेक्टिविटी के बाद भी टॉप 20 वाले निबंध हैं। मतलब ये कि इस कॉपी को चाहे जिस इवेल्युएटर को दिया जाएगा, नंबर 70 के ऊपर ही आएंगे। 80 कोई दे दे, 82 दे दे, वो अलग बात है, कोई 75 दे दे, वो अलग बात, लेकिन 70 तो बॉटम लाइन है, उससे तो ऊपर ही देंगे। चलिए कंक्लूजन पे हम बात करेंगे। किसी को लगता है कंक्लूजन हमने ढंग से लिखा है? आयाम हमने ज़्यादातर कवर कर लिए। प्रशासनिक आयाम भावना से पूछेंगे और कंक्लूजन कौन बताएगा, वो तैयार हो जाओ। भावना, प्रशासनिक आयाम। यस सर। संतोष प्रशासन में नैतिकता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही को मजबूत करता है। संतोषी अधिकारी भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग से दूर रहते हैं। विलासिता सत्ता के दुरुपयोग, घोटालों और जनता के प्रति असंवेदनशीलता को जन्म देती है। उदाहरण के लिए अशोक खेमता, जो हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं, वे अपनी ईमानदारी, सादगी और संतोषपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते हैं। उच्च पद, सत्ता के निकट रहने और सुविधाओं के बावजूद उन्होंने कभी विलासितापूर्ण जीवन नहीं चुना। खेमका जी के पास वही सरकारी सुविधाएं हैं जो नियमों के अनुसार मिलती है, न महंगे घर का दिखावा, न महंगी जीवन शैली। तो प्रशासनिक आयाम आपको जरूर लिखना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज में आप UPSC की इन चीज़ों को, प्रशासनिक है, लीगल है, पॉलिटिकल है, इन चीज़ों को भी आप लिखिए सब लोग। हाँ, वे सार्वजनिक हित को निजी सुख से ऊपर रखते हैं। परिणाम ये हुआ कि उन्हें कई बार स्थानांतरण झेलना पड़ा, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान कभी नहीं खोया। दूसरी ओर अनेक अधिकारी विलासिता, सुख, सत्ता सुख, त्वरित लाभ की ओर आकर्षित हुए। बाहर से समृद्ध दिखने वाला उनका जीवन व्यय, जांच एजेंसियों का डर, पद जाने की चिंता जैसे दबावों से भरा रहा। खेमका जी कहते हैं, कम में संतोष होने से व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। यही कारण है कि वे दबावों के बावजूद सत्य पर टिके रहे। तो इसके बाद साहित्य हो जाता है। कंक्लूजन हम सुनेंगे किससे? प्रिया से, या और कोई किसी को लगता है कंक्लूजन हमारा भी अच्छा है? एनीवन, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिया, भावना या जिनल या अंजनी। कोई भी अपनी बात, पलक, कोई भी अपनी, ऐसा नहीं सिर्फ 4-5 अभ्यर्थी अपनी बात बोलेंगे, आप कोई भी अपनी बात कह सकते हो। कंक्लूजन किसी को लगता है हमारा प्रभावशाली, मैंने गुड लिखा हो, कुछ ऐसा? सर मुझे राजनीतिक और प्रशासनिक पर इनक्रेडिबल और वेरी गुड। अरे बाप रे, तो हमको याद आया, इनक्रेडिबल है। जल्दी से हम इनक्रेडिबल लिखते नहीं है तो अच्छा ही है। सुनो सुनो सब लोग, और तुम कंक्लूड कर देना तो हम ये क्लास खत्म कर देंगे। विलासिता की चाहत शासन को अस्थिर करती है, जबकि संतोष समाज में एकता एवं त्याग की भावना को मजबूत करते हैं। सादगी को प्राथमिकता देने वाले नेता विश्व को जगाते हैं। जैसे उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका ने अपने वेतन का 90% हिस्सा दान करते, जिन्हें विश्व का सबसे गरीब राष्ट्रपति कहा जाता। वे अपनी सादगीपूर्ण जीवन में संतुष्ट थे। ये बात इससे पता चलता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु के समय हमने डॉक्टर नहीं लिखा क्या? जी, तुम्हारे जब तुमने लिखा APJ अब्दुल कलाम तो हमने डॉक्टर नहीं लिखा क्या? नहीं। हाँ, ये ध्यान दे, ये लिखो वहाँ पे पेन से लिखो डॉक्टर, ऐसे नाम नहीं लिखेंगे किसी का। ठीक, कंटिन्यू। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मृत्यु के समय 2500 किताबें, 36 डॉक्टरेट डिग्रियां एवं कुछ कपड़े थे, बाकी उन्होंने दान कर दिया। इसी प्रकार भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के पश्चात उनके खाते में मात्र ₹216 और कुछ कपड़े एवं चप्पलें थे। ये उनके सादगीपूर्ण जीवन एवं देश के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। प्रशासकों एवं नौकरशाह द्वारा सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों के पालन से न्यायिक एवं कुशल प्रशासन की नींव पड़ती है। जैसे सत्यनिष्ठा
तुष्टि एवं बिना लालच के कार्य करने वाले अधिकारी अशोक खेमका, आर्मस्ट्रांग फार्म, जिन्होंने मणिपुर में 100 हाँ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया। यह एक सामाजिक कल्याणकारी कार्य है। गुड, ये अच्छा है, इसे कंटिन्यू रखना है। नंबर तुम्हारे काम आए ना तो समझ लेना, मैं तुम्हारे बाल मुड़वा दूंगा। सर मैंने मेथड को पकड़ लिया इस पर। वो देखेंगे आगे तो पता चलेगा। कंक्लूड करो। विलासिता और संतुष्टि में मुख्य अंतर ये है कि यह व्यवहारिक, वास्तविक एवं दार्शनिक है। संतुष्टि ये सिखाती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। विलासिता ये सिखाती है कि और होता तो अच्छा होता। सुकरात का ये कथन हमें ये सोचने पर विवश करता है कि वास्तव में हम समृद्ध हैं या इस दौर यानी कि विलासिता में भाग रहे हैं जो हमें गरीब गरीब महसूस कराती है। गुड, चलो। तो आप में से अगर किसी को ये लगता है कि इस वजह से इनके नंबर अननेसेसरी हमने दे दिए हैं और हमारे अच्छे होंगे, तो आप ना टॉपरों की कॉपियाँ डाउनलोड कर लो। वो आधार होता है हम लोगों को, टॉप 20, टॉप 10 किसी साल के या कई साल के। आप उनसे इन निबंधों को साथ में तुलना करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं 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 नहीं, हम हिंदी में बहुत अच्छे रैंक ले सकते हैं। और इन अभ्यर्थियों जिनके हमने नंबर ठीक ठाक दिए हैं, एटलीस्ट 70 अगर हमने किसी को दिए तो यूँ ही नहीं दिए होते। बहुत मतलब दिमाग में बहुत चलता है कि अच्छा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, एक दो लोगों को और पढ़वा देते हैं, ये सब होता है। तभी तभी हम एक एक कॉपियाँ देना बंद कर चुके हैं आपको। पहले हम एक एक कॉपियाँ दे देते थे, लेकिन बाद में हमें क्या लगा कि हमको अगर किसी को ज़्यादा नंबर देने हैं तो हम कायदे से उसको एक दो लोगों से और पढ़वाएं, इसको आप भी पढ़ो और बताओ किस तरह से होना चाहिए। फिर पूछते हैं अच्छा आप होते तो कितने नंबर देते। तो अगर जैसे मान लो किसी ने कहा इसमें तो सर मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है उतने देते, तो फिर हमको रहता है कि जितना हम दे रहे हैं उतना संतुष्ट हैं। कई बार लोग नहीं बताते, लेकिन कई बार लोग बताते हैं। जैसे किसी ने कहा कि नहीं हमारे हिसाब से तो 75 इसमें बनता है, तो हमको लगता है नहीं हमने 75 सोच लिखा है तो सही लिखा है। किसी को हम इवेलुएटेड कॉपी नहीं भेजते, प्लेन ही भेजते हैं, तो फिर वो लगता है नहीं ठीक है। तो उस हिसाब से देखो प्रिया ना काम कर रही है, बात ये है एफर्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि ये उरुग्वे के राष्ट्रपति को जानती थी पहले से, ये सब नहीं। ये सब ढूंढा होगा उदाहरण, आप लोग वो ढूंढिए, ढूंढ के अपनी हाँ सर, कॉपी पे मैंने लिखिए, ढूंढा नोट्स में पर लिखिए। उसको भारत के संदर्भ में लिखने का कोशिश किया कि हाँ तो मैंने उरुग्वे को लिख लिया, भारत के संदर्भ में क्या हो सकता वेरी है। गुड, दिखा 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 हमको। तो आप लोग ये काम करिए, आप लोग एफर्ट करिए। जो अभ्यर्थी एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना, मुझे साफ साफ सब दिखाई दे रहा है एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से तुम क्या कर रहे हो। और मैं बहुत सफाई से बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर रह गया ना तो मैं रहम करने वालों में से हूँ नहीं। तुम्हें लगेगा कि हमारा रह गया, हम दुख में हैं, ये प्राणी हम ही को सता रहा है, यही होता है। चलिए प्रयास करते रहिए, और जितने भी हमने निबंध शेयर किए हैं और आने वाले 6 दिनों 7 दिनों में शेयर करेंगे, उन्हीं में से कोई एक निबंध तुमको मिलेगा। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू। थैंक यू सर जी, प्रणाम सर जी। सर आप एक बार पढ़ना मेरे से। आप मुझे याद दिलाना रात को, आई मीन 9-10 बजे के आसपास मैसेज में। सर आपने मतलब जितने निबंध भेजे आप उनमें से दो भैया आगे भी भेजते रहोगे। अभी भेजेंगे, टिल डेट हमने जितने भेजे होंगे शनिवार के पहले तक, पिछले 1 महीने से या 15 दिन से या लास्ट 1 वीक से कह लो, और आज शनिवार की सुबह तक हमने जो भेजे हों, शनिवार की शाम सॉरी शुक्रवार की शाम तक जो भेजे होंगे उन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। देखो भेजते हम किस हिसाब से कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट हम किस हिसाब से करेंगे तो हम सोचेंगे कि कौन कौन से आ चुके हैं, अब कौन सा आने की संभावना है, इस हिसाब से। चलिए थैंक यू।